हेलो। रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दो अभी। चैट खोलो। आवाज़ आ रही है? ये काली काली आंखें तुरुरु तुरुरु, ये गोरे गोरे गाल तुरुरु तुरुरु, ये तीखी तीखी नजरें तुरुरु तुरुरु, ये हिरनी जैसी चाल तुरुरु, देखा तुझे हो जाना हुआ है पहली बार, ये काली काली आंखें। हाँ भैया, आवाज आ रही है? हाँ भाई, ब्राउन मुंडे, ब्राउन मुंडो, आवाज आ रही है? ये चश्मा क्या है? मेरा चश्मा था। संयम सर ने चश्मा ले लिया था मुझसे और कह रहे थे सर इस चश्मे को मैं पीछे लगाऊंगा, और एक क्लास में लगा भी दिया था उन्होंने, तुम लोगों ने देखा ही होगा, है कि नहीं? तो आज वापस मैं अपना चश्मा उनसे चुरा लाया हूं। अरे मेरा ही चश्मा है, कैसे चुराऊंगा? मतलब मैं अपना चश्मा उनसे ले आया हूं हड़प के, वापस दे नहीं रहे थे। कह रहे सर मुझे पसंद आ गया है, मेरी चार आंखें हो गई हैं। ये उड़ान वाले बच्चे बड़े ही शैतान बच्चे हैं, इनको क्या पीछे से नजर भी रखनी पड़ती है? तो मैंने कहा सर ठीक है, लेकिन मेरा भी तो रौला है कि नहीं है? भाई लल्लन टाप लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? हैं? समझ में आ रहा है? शुरू करें? शुरू करें? चलो भाई फिर। चश्मे को रख दिया यहां पर, और ऐसी जगह रखा है कि ताकि संयम सर ले ना पाए। ठीक है जी। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस वीडियो में उड़ान बैच के अंदर। मेरा नाम है मोहम्मद आसिम, और बेटा आज हम लोग उड़ान के अंदर अपनी क्लास को आगे बढ़ाने जा रहे हैं, और आप लोगों का बहुत ही फेवरेट टॉपिक जो है रोमांटिसिज्म, उसको आज हम लोग पढ़ेंगे। तुम लोग बड़े ही खुश हो, उतावले हो, सर रोमांटिसिज्म बता दीजिए। आज बहुत बढ़िया दो सवाल लेके आया हूं तुम लोगों के लिए, दो क्वेश्चन। बने रहना लेक्चर में, दो क्वेश्चन पूछूंगा, अगर जो इसका जवाब दे देगा उसको मिलेगा 1 करोड़ रुपए। ठीक है ना? 1 करोड़ रुपए के दो सवाल लेके आए हो, नहीं आपको मिलेंगे 2 करोड़। ठीक है? तो 2 करोड़ के दो सवालों के लिए आपको रुकना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। जो पढ़ाऊंगा उसी में सवाल पूछूंगा। देखते हैं कौन कितनी अटेंटिवली क्लास को देख रहा है। ठीक है ना? कौन कितने अटेंटिवली क्लास को देख रहा है। चलो भाई, तो लास्ट क्लास में बेटा हमने क्या क्या पढ़ लिया था? मैंने पढ़ा दिया था कि भैया जब जुलाई का रेवोल्यूशन शुरू हुआ, जब जुलाई रेवोल्यूशन होता है, यानी जब पहली बार एज ऑफ रेवोल्यूशन शुरू हुआ, तो 3 रेवोल्यूशन देखने को मिलते हैं बड़े बड़े। एक रेवोल्यूशन फ्रांस में देखने को मिलता है, जिसके तहत क्या होता है, जिसके तहत जो बूरबॉन डायनेस्टी होती है उसको ओवरथ्रो कर दिया जाता है दोबारा से, और लिबरल्स उसको ओवरथ्रो कर देते हैं। पहला चेंज होता है। दूसरा चेंज क्या देखने को मिलता है? दूसरा चेंज होता है कि बेल्जियम यानी ब्रुसेल्स वो नेदरलैंड से टूट जाता है, और नेदरलैंड से टूटने के बाद वो अलग हो जाता है ना? दूसरा चेंज देखा। तीसरा चेंज क्या देखा था? ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तीन चीजें हमने देखी थी, है ना? तीन चीजें आपने देखी थी। सर अपना अकाउंट नंबर बता देना, हम बता देंगे सब। ठीक है? 2 करोड़ के सवाल है, 2 करोड़ के, 1 करोड़ के दो सवाल। जो आज देखेगा, सर आप केबीसी थोड़ी ना है। अरे केबीसी नहीं है तो क्या हुआ, आप सवाल खेलना ना। ठीक है ना? सवाल मिलेगा बढ़िया बढ़िया देखने को। ठीक है? तो मैंने बताया था कि 1848 आते आते बहुत ज्यादा फूड शॉर्टेज हो गई थी, बहुत अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया था, लोग परेशान थे, लोग सड़कों पर उतर आए थे, और उसकी वजह से जब हालात बहुत ज्यादा बेकार हो गई थी, तब वहां पर क्या हुआ आज वो हम लोग समझेंगे। ठीक है जी? ठीक है? चलिए तो शुरुआत करते हैं रोमांटिसिज्म से। चलिए रोमांटिसिज्म पढ़ेंगे, फिर उसके बाद बेटा हम लोग सेलेसिया एपिसोड पढ़ेंगे, फिर हम लोग आज मेकिंग ऑफ जर्मनी और इटली पढ़ेंगे, स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन पढ़ेंगे। देखो जितना पढ़ा दूंगा उतना ही एग्जाम में आएगा, 5 नंबर के लिखने को आएगा, वो वैसे ही के जैसे लिख के आना, पूरे 5 नंबर मिलेंगे, 1 नंबर भी नहीं कटेगा। बस ये ध्यान रखना कि जैसा बताऊंगा वैसा ही लिख के आना। इस पर्टिकुलर पोर्शन में इसकी बात करूं,
जैसा बोलूं वैसा लिख के आना, जैसा बोलूं वैसा लिख के आना, कुछ अपने तरफ से मत करना। पूरे के पूरे अगर 5 नंबर में आ जाएगा तो फुल मार्क्स पाओगे। जर्मनी 5 नंबर में आ जाएगा, फुल मार्क्स मिलेगा। इटली 5 नंबर में आ जाएगा, फुल मार्क्स मिलेगा। रोमांटिसिज्म आपको 3 नंबर या 2 नंबर में आएगा, पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है ना, क्लियर है? सर यू आर लाइव फ्रॉम कानपुर? नहीं, आई एम लाइव फ्रॉम नोएडा। ठीक है जी, क्लियर है? चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो रोमांटिसिज्म की बात करें बेटा, तुम लोगों को पता है, मैंने तुम लोगों को बताया था कि व्हाट इज रोमांटिसिज्म। रोमांटिसिज्म वो रोमांटिसिज्म नहीं है जो आपको आपकी मैडम से हो जाता है, ये दूसरा रोमांटिसिज्म है। सर कैसा रोमांटिसिज्म है? ये ऐसा रोमांटिसिज्म है जिसमें आपको अपने देश से प्यार हो जाता है उसके कल्चर की वजह से। यानी कहने का मतलब ये है कि सर ये एक कल्चरल मूवमेंट है। क्या है ये एक कल्चरल मूवमेंट है। सवाल आता है क्या ये पॉलिटिकल मूवमेंट था? नहीं, ये एक कल्चरल मूवमेंट है। इस मूवमेंट के तहत क्या होता है, पीपल आर बाउंड टू द कल्चर। लोग जो होते हैं पीपल, वो क्या करते हैं, पीपल हो जाते हैं बाइंड। किससे? पीपल आर बाइंडेड। किससे बाइंड हो जाते हैं पीपल? नेशन से बाइंड हो जाते हैं। ठीक है ना, लोग नेशन से बाइंड हो जाते हैं बिकॉज ऑफ दी कल्चर। यानी हमारे देश का जो कल्चर है, हमारे देश में नमस्कार करने का कल्चर है, लोग उससे अपने आप को बाउंड फील करते हैं। रोमांटिसिज्म की वजह से हमारे देश में कल्चर है, जिस वजह से उस कल्चर की वजह से अगर देश के अंदर या देशवासियों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग आ जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं रोमांटिसिज्म। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम इंडिया के फ्रीडम मूवमेंट की बात करें बेबी, समझ रहे हो, अब अगर अभी बात करें फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अभी भी बात करते हैं, जैसे हम अभी आप देखोगे कि हम बात कर रहे हैं रिगार्डिंग दी गणेश फेस्टिवल्स। ठीक है ना, हम बात कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल रिगार्डिंग दी शिवाजी फेस्टिवल। ठीक है ना, तो अभी आप देखो क्या हुआ, जैसे हमने बात करी इंडिया के अंदर गणेश फेस्टिवल की, जैसे हमने बात करी इंडिया के अंदर शिवाजी फेस्टिवल की, ये दोनों फेस्टिवल की बात करें, शिवाजी फेस्टिवल और हम बात करें अगर गणेश फेस्टिवल की, ठीक है ना, गणेश फेस्टिवल, गणेश जी फेस्टिवल और शिवाजी, दो फेस्टिवल्स के बारे में बात करें तो लोगों के अंदर क्या किया गया था, लोगों के अंदर भाई पता था कि लोगों को पता तो है नहीं नेशनलिज्म के बारे में, तो लोगों ने क्या किया, लोगों को क्या किया गया, उनको नेशनलिज्म की फीलिंग जगाई गई। ठीक है ना, उनको नेशनलिज्म की फीलिंग जगाई कैसे, उनके लिए पैट्रियोटिक सॉन्ग बजा दिए गए। अब जैसे फॉर एग्जांपल अभी तुम्हारे सामने गाना बजा दिया जाए, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, है कि नहीं, और 15 अगस्त को अगर ये गाना बज जाए, अगर ये गाना 15 अगस्त को बज जाए तो 15 अगस्त को बनने का क्या मतलब हुआ, 15 अगस्त को बजने का मतलब ये हुआ कि आपके अंदर पैट्रियोटिक फीलिंग आ जाती है। ठीक है ना, आप पैट्रियोटिक फीलिंग झेलने लगते हो। ठीक है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना है इस पर्टिकुलर चीज को। तो यहां पर क्या हुआ, अब देखो यहां पर क्या है, आपने क्या किया, आपको पैट्रियोटिक फीलिंग आ गई। वाई पैट्रियोटिक फीलिंग क्यों आई, बिकॉज ऑफ द कल्चर ऑफ योर कंट्री। आपको कल्चर की वजह से, आपको कल्चर की वजह से क्या हुआ कि आपको ये पैट्रियोटिक फीलिंग आ गई। ठीक है ना, समझ में आ गया, क्लियर है, यहां समझ में आ रहा है। पैट्रियोटिज्म की वजह से अगर आपको कल्चरल फीलिंग आ जाए, पैट्रियोटिज्म देश की वजह से, देश की देशभक्ति की वजह से, ठीक है, समझ में आ रहा है बात, तो इस वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रोमांटिसिज्म। तो रोमांटिसिज्म क्या है कि आप अपने जो मैडम को बुलाते रहते हैं ना, बाबू सोना करते रहते हो, ठीक है, बाबू सोना आ जाओ अपनी एक झलक दिखा दो, पुलिस वाले डंडे डंडे मारेंगे, झलकता रह जाएगा तुम्हारा बाबू सोना। ठीक है ना, तो ऐसे मत बुलाया करो उसको कभी भी, रात के 12 बजे बाबू सोना आ जाओ, है ना, बुला लिया, ऐसा नहीं होता है। ठीक है ना, तो भाई साहब क्या हुआ कि ये वो नहीं, ये रोमांटिसिज्म वो नहीं है जो आप समझ रहे हो। ये रोमांटिसिज्म कैसा है, जहां पर आपको अपने देश के लिए नेशनलिस्टिक फीलिंग आए, जहां पर आपको अपने देश के लिए राष्ट्रीयता आए, इस तरह की फीलिंग अगर आती है, ठीक है ना, वो कह रहा है बेबी कहाँ है, बेबी तुम ही लोगों की तो है, बाबू सोना, बेबी, गुड़िया, गुड्डा, बबलू, डब्बू, हग्गू, बब्बू, पता नहीं क्या क्या बोलते हो तुम लोग। ठीक है, कोई नामकरण तो होता नहीं है। तो भाई साहब इसीलिए कह रहे हैं कि ऐसे काम, ऐसे चीजों को रोमांटिसिज्म नहीं बोलते हैं। रोमांटिसिज्म यहाँ पर डिफरेंट रोमांटिसिज्म है, समझ में आ रहा है बेटा। यहाँ पर क्या बहुत लोगों को क्या अपने वाली याद आ गई, यहाँ पर क्या है, अपने वालों को बहुत सारी याद आ गई। ठीक है, सब लोग अब यहाँ कुछ बच्चे लिख रहे हैं बेबी, कुछ बच्चे लिख रहे हैं बाबू, कुछ बच्चे लिख रहे हैं सोना। तो ये क्यों लिख रहे हैं पता है, इनको याद आ गई ना, इसलिए लिख रहे हैं।
ठीक है, वो बच्चा कह रहा है बेबी, बेबी कहाँ है? अरे भाई अब तुम क्या करे, तुम अपने घर पे रखे होगे। हाँ, बाबू ने खाना खाया, तो बाबू ने पढ़ाई करी कि नहीं करी ये नहीं पूछा जाएगा, बाबू ने खाना खाया कि नहीं खाया ये जरूर पूछा जाता है। ठीक है ना? ऐसे नहीं जग्गू हग्गू कर दिया। ठीक है, तो सिंपल भाषा में रोमांटिसिज्म का मतलब क्या है बेटा, कि जहां कोई ऐसा कल्चरल मूवमेंट, कल्चरल मूवमेंट मतलब जैसे आप लोगों के अंदर कह दें क्या, जैसे कि गणेश फेस्टिवल हुआ था, गणेश जी फेस्टिवल हुआ, ठीक है ना, जहां पर लोगों को त्योहार के जरिए, शिवाजी फेस्टिवल हुआ, जहां कुछ कुछ फेस्टिवल्स मना मना के लोगों को क्या किया जाता है, पंप अप किया जाता है कि वो इस तरह से क्या हो गए, उत्तेजित रहें और देश के लिए उनकी भावना जब बनी रहे। अगर कभी आप गए होंगे वाघा बॉर्डर, इफ यू हैपन टू विजिट वाघा बॉर्डर अमृतसर में बेटा, तो वहां पर आप जाओ और पाकिस्तान का जब बॉर्डर सामने होता है ना, मैं गया था वहां पर, आई वेंट टू वाघा बॉर्डर, एक्चुअली अटारी बॉर्डर हुआ वो, तो मैं अटारी बॉर्डर गया था। अटारी बॉर्डर पे जब आप वो रिट्रीटिंग सेरेमनी देखते हो ना, सामने पाकिस्तान की जनता बैठी है, इधर आपकी जनता बैठी है, और उसके बाद जब यहां बजते हैं ना गाना, ये वीर है, ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, ऐसे आप क्या हो रहे हो, यू आर गेटिंग पैट्रियोटिक फीलिंग। इसको बोलते हैं कल्चर, कि आप कल्चर की वजह से अपने, आप कल्चर की वजह से अपने जो है देश से जुड़े हुए हैं, आपको क्या हो गया, यू आर गेटिंग बाइंडेड विद योर कल्चर। ठीक है ना? तो ये इंपॉर्टेंट है, आई होप ये आप समझ रहे होंगे। ठीक है, ठीक है ना ब्राउन मुंडे, ठीक है ना, ये बात समझ में आ गई। तो ये चीज बहुत ध्यान रखने वाली है कि जहां पर आपको, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया पाकिस्तान मैच होता है, तो इंडिया पाकिस्तान मैच में क्या होता है, क्यों बोलते हैं भारत माता की जय, बिकॉज दिस इज योर कल्चर। वंदे मातरम क्यों गाते हैं, योर कल्चर, आप कल्चर की वजह से देश से जुड़े हुए हैं। तो जब भी कल्चर की वजह से आपको अगर देश से प्यार होगा, उस प्यार को हम लोग रोमांटिसिज्म कहेंगे। ये बात समझ में आ गई? ये बात क्लियर हो गई कि नहीं? इज दिस पॉइंट क्लियर और नॉट? ये बात समझ में आ गई कि नहीं? जितने ही बाबू छोड़ा वाले बैठे हुए हैं, जितने ही बेबी बेबी वाले बैठे हुए हैं, जो बेबी बेबी लिख रहे थे, उन सबको समझ में आ गई कि नहीं समझ में आ गई? ये एग्जाम्पल दिया, देखो यार मैं तुम्हें एग्जाम्पल देने की कोशिश करता हूं, इसीलिए यू हैव टू टेक द एग्जाम्पल्स। अगर आपको ये एग्जाम्पल क्लियर हुआ, इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तब क्या होता है, आपको फीलिंग आ जाती है ना, आपको अंदर आ जाता है, मार देंगे, मिसाइल छोड़ देंगे, उड़ जाएगा पाकिस्तान, मैप से गायब हो जाएगा, मिसाइल दागेंगे 25-20 और उसके बाद खत्म। पॉपुलेशन इतनी है कि अगर पूरे वेस्टर्न बाउंड्री पे इंडिया की पॉपुलेशन खड़ी हो गई ना, और उसके बाद दौड़ा दिया जाए पाकिस्तान की तरफ, समझ में आ रही है, तो पाकिस्तान व्हाइट वॉश हो जाएगा। तो इसलिए जो है आपको ये एग्जाम्पल समझना है। तो व्हाट इज रोमांटिसिज्म बेटा, अल्टीमेटली क्या हुआ रोमांटिसिज्म? सर रोमांटिसिज्म का मतलब जो आपने बताया उसको हम मतलब ये निकाल रहे हैं कि जब भी किसी भी व्यक्ति को, अगर कुछ लोग अगर बाइंड हो जाते हैं अपने नेशन से बिकॉज ऑफ कल्चर, तो और उस कल्चर के बाइंड होने की वजह से अगर उस व्यक्ति के अंदर नेशनलिस्टिक फीलिंग आ जाती है, उसको हम लोग रोमांटिसिज्म कहते हैं। ये बात समझ में आ गई? ये एग्जाम्पल मैंने आपको जो दिए हैं, ये खाली आपको इंडिया के एग्जाम्पल दिए थे। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया बेटा? ठीक है जी, यहां तक क्लियर हो गया? कल्चरल मूवमेंट समझ में आ गया क्या होता है? ठीक है ना? एक बच्चा कह रहा है सर आप ही गर्लफ्रेंड है, भाई तू कितना खाली है यार। अंशुल पूछा आप ही गर्लफ्रेंड है, अब मेरी गर्लफ्रेंड है कि नहीं है उससे क्या मतलब है तेरे को? इसी में रह जाएगा, गर्लफ्रेंड सर की थी कि नहीं थी, पूरी 10th क्लास निकल जाएगी और पता नहीं चलेगा, पता चला सर की बीवी निकली। तुम गर्लफ्रेंड ढूंढ रहे थे, यहाँ पर बीवी निकल गई, है ना? ऐसा नहीं तुम गर्लफ्रेंड ढूंढ रहे हो सर की शादी हो जाए, तो कहीं ऐसा ना हो जाए तुम्हारे साथ, फिर तुम रोने बैठ जाओगे, अरे सर हम तो सोच रहे थे कि गर्लफ्रेंड होगी, आपकी तो शादी हो गई। समझ रहे हो? क्लियर हो गया? ठीक है, तो व्हाट इज कल्चरल मूवमेंट, व्हाट इज रोमांटिसिज्म? रोमांटिसिज्म मतलब जब आप रोमांटिक हो जाएं अपने देश के लिए, आपको प्यार होता है ना अपने बाबू सोना से, अपने बेबी से, अपने बाबू सोना से आपको प्यार होता है, तो वो जब प्यार आपको अपने बाबू सोना की जगह कभी देश से होने लग जाए, वो जब प्यार आपको बाबू सोना, हटना है, हटा, चलानी आती है? वो कह रहा है गाड़ी आगे पीछे होनी है, तो मैंने कौन हटाएगा, बोले पाजी है ना, ये पाजी जो है ना भाई साहब, क्या बताऊं उस पाजी के बारे में। ठीक है, चलो, तो ये जो प्यार है अगर आपका देश के लिए हो जाएगा, नेशन के लिए हो जाएगा, किसी कल्चर की वजह से,
उसमें कल्चरल एलिमेंट होगा तो वो रोमांटिसिज्म होगा। चलो इतना बात समझ में आ गई उम्मीद है। अब यहां पर मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूं कि कैसे किया जाएगा। अब देखो इसमें जो क्या होता है, जो रोमांटिक आर्टिस्ट होते हैं, है ना, जो रोमांटिक आर्टिस्ट मतलब ये नहीं कि मतलब वो वाले आर्टिस्ट, रोमांटिक मतलब जो रोमांटिसिज्म को सपोर्ट करते हैं, वो रोमांटिक आर्टिस्ट कैसे होते हैं। अगर मैंने रोमांटिक आर्टिस्ट की बात करूं, ये लोग क्या चाहते हैं, है ना, इनको कैसी मोहब्बत चाहिए, है ना, इनको कैसी मोहब्बत चाहिए। एक बच्चा कह रहा है सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रोमांटिसिज्म एंड नेशनलिज्म। देखो नेशनलिज्म तो किसी भी तरीके से आ सकता है, किसी भी तरीके से नेशनलिज्म आ सकता है ना। मान लो लड़ाई चल रही है, पाकिस्तान से लड़ाई चल रही है, आपके अंदर नेशनलिज्म है, ठीक है ना। आपके अंदर नेशनलिज्म का कारण क्या है, दूसरा देश सामने पाकिस्तान आपका चिर प्रतिद्वंदी, नेशनलिज्म। लेकिन कल्चरलिज्म क्या होता है कि आपका कल्चर, नमस्कार करना, आपका कल्चर, समझ रहे हो, आपका कल्चर जो है, कल पहनने का तरीका, बोलने का तरीका, लैंग्वेज, ये सब, इन सब की वजह से, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप अमेरिका जाइए और वहां पर आपको कोई हिंदी बोलने वाला मिल जाए, हिंदी बोलने वाला, तो लैंग्वेज क्या है बेटा, व्हाट इज लैंग्वेज। लैंग्वेज भी तो कल्चर है ना। लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज इज योर कल्चर। आपका भाषा कैसी है, तो लैंग्वेज आपके कल्चर को दिखाता है। अभी अमेरिका जाओ, अमेरिका में कोई आपको मिल गया भोजपुरी बोलने वाला, कोई बोलने मिल गया आपको हिंदी बोलने वाला, आप उसको इमीडिएटली गले लगा लोगे, अरे भाईजान भाईजान गले लग जाओगे, अरे आ जाओ भाई आ जाओ, बिकॉज यू विल फील बाइंडेड टू योर कल्चर। आप अपने कल्चर से बाइंड होते दिखोगे। अगर अमेरिका में कोई भजन हो रहा होगा, अगर अमेरिका में कोई कीर्तन हो रहा है, मान लीजिए कोई मंदिर होगा, आप अगर वहां जाएंगे तो आपको अपने सारे देशवासी लगेंगे कि ऐसा हमारे देश के हैं। समझ में आ रहा है। तो आप कल्चरली उनसे बाइंड हो रहे होंगे। मान लो कोई ऐसा पर्टिकुलर प्रोग्राम चल रहा है, अमेरिका में हो रहा है, और अमेरिका के अंदर वहां पर कोई ऐसा मूवमेंट चल रहा है जहां पर हिंदुस्तानी कुछ फोक डांस हो रहा है, कोई कथक कली का परफॉर्मेंस चल रहा है, भरतनाट्यम चल रहा है, मुशायरा हो रहा है, ये सब चीज अगर होगी तो आपको पता है ये सारे कल्चर अमेरिका के तो है नहीं, ये सारे कल्चर कहां के हैं, ये सारे कल्चर इंडिया के हैं। तो आप जब कल्चरली अमेरिका में जाके इंडियन फीलिंग ले लोगे कि यार ये तो हमारे देश का हो रहा है, मतलब आपके अंदर रोमांटिसिज्म है। समझ में आ रहा है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है, क्लियर है। कुछ लैग हो रहा है, कुछ लैग हो रहा है, समझ में रहे, देयर इज सम लैग बट ठीक हो जाएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, तो ये जो यहां पर रोमांटिक आर्टिस्ट थे, या ये जो रोमांटिक पोएट्स होते हैं, ये जो रोमांटिक आर्टिस्ट है बेटा, और ये जो रोमांटिक पोएट्स होते हैं, ये बेसिकली क्या कहते हैं, ये लोग क्या करते हैं, दे बेसिकली फोकस ऑन इमोशंस। ये लोग इमोशंस पे बात करते हैं, है ना। और ये लोग क्रिटिसाइज करते हैं व्हाट, ये लोग क्रिटिसाइज करते हैं व्हाट, क्या चीज क्रिटिसाइज करेंगे, ये लोग क्रिटिसाइज करते हैं कोई भी रीजनिंग को। मतलब कोई चीज रीजन से गवर्न नहीं करती है, हर चीज जो है इमोशन से कनेक्टेड है। तो रोमांटिसिज्म आपके इमोशन से लगा हुआ है, यहां पर रीजनिंग नहीं आएगी, ठीक है ना। सो ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजन को ये क्रिटिसाइज करते हैं, क्रिटिसाइज दी ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजन, क्रिटिसाइज दी ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजन, ठीक है। और ऑन द अदर हैंड इमोशंस की बात करेंगे तो ये लोग इमोशन को सपोर्ट करते थे कि भैया इमोशन होना चाहिए, ठीक है ना। ये लोग ये मिस्टिकल फीलिंग को, है ना, ये मिस्टिकल फीलिंग मतलब समझ रहे हो, मिस्टिकल फीलिंग, इसको ये लोग क्या करते हैं, ये लोग इसको सपोर्ट करते थे। तो एग्जाम्पल के तौर पे यहां पर एक व्यक्ति का नाम सामने आता है, एक पोएट है जिनका नाम था जोहान, उनका नाम था जोहान गॉटफ्रीड हर्डर, उनका नाम था बेटा जोहान गॉटफ्रीड हर्डर। ये जो पोएट थे, ठीक है, इन्होंने क्या कहा था, ये कहा था कि इन्होंने कि आपको ट्रू जर्मन कल्चर कहां मिलेगा, आपको ट्रू जर्मन कल्चर, मतलब अगर आपको जर्मन का कल्चर देखना है तो ट्रू जर्मन कल्चर बेटा कहां मिलेगा आपको, ट्रू जर्मन कल्चर आपको मिलने वाला है कहां पर, यू विल गेट इनसाइड द पीपल, लोगों के अंदर मिलेगा, ठीक है ना। ट्रू जर्मन कल्चर कहां मिलेगा, इनसाइड द पीपल, इनसाइड द पीपल, लोगों के अंदर मिलेगा। और इस पर्टिकुलर चीज को वो क्या बोलता है, इसको बोलता है वो दास वोक, ठीक है ना। मैंने आपको ये लास्ट टाइम के उसमें दे दिया था,
डीएचए में दे दिया था, लेकिन आपको होपफुली अब यहां पर क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो बेसिकली जोहान गॉटफ्रीड हर्डर ये एक रोमांटिक आर्टिस्ट था, एक रोमांटिक पोएट था, और इसका कहना क्या था, इसका कहना यह था अगर आपको किसी जर्मन के, मान लो मैं जर्मन का आदमी हूं, मैं जर्मनी का रहने वाला हूं, जर्मन हो गया मैं, अगर मेरे जर्मनी का कल्चर क्या है अगर आपको ये जानना है तो आप कहीं बाहर मत ढूंढो उसको चौराहे पे किसी परचून की दुकान पे, अरे जर्मन कल्चर मिलेगा क्या, जर्मन कल्चर या कोई भी कंट्री का कल्चर फॉर दैट सेक आपके अंदर ही मिलता है। जैसे इंडिया कल्चर क्या है, अगर आप जाओगे मान लो फॉर एग्जांपल इराक, ईरान, चाइना, साउथ कोरिया, जापान, श्रीलंका, तो आपका वहां पर बिहेवियर अलग होगा, आपका बिहेवियर अलग होगा। तो अगर कोई कंट्री समझने वाला होगा कि यार ये व्यक्ति तो इंडिया का लग रहा है, जैसे आपके यहां फॉरेन टूरिस्ट आते हैं, ठीक है, उनके बिहेवियर से, उनके नेचर से, उनके एक्ट से आप समझ पाते हैं कि ये कौन से कंट्री को बिलोंग कर रहे हैं। तो मतलब क्या है, आप उनका कल्चर समझते हैं, क्या इनका कल्चर क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल बाहर से कोई आया, अगर वो बाहर से कोई आया, समझ रहे हो, और उसका आप बोलने का तरीका, ये सब चीज आप देखोगे तो आप समझ जाओगे कि इसका कल्चर कैसा है। तो उस व्यक्ति का कल्चर, उस देश का कल्चर उस व्यक्ति के अंदर ही मिल रहा है, वो जहां से आ रहा है वो बता रहा है। ठीक है ना, तो बेसिकली क्या हुआ, जोहान गॉटफ्रीड हर्डर ने क्या कहा कि जो ट्रू जर्मन कल्चर है वो आपको लोगों के अंदर मिलेगा, और इसको वो दास वोक बोलता है। ठीक है ना, क्या बोलता है वो, उसको वो दास वोक बोलता है। और जो ट्रू स्पिरिट है नेशन की, ठीक है, नेशन का ट्रू स्पिरिट, ट्रू स्पिरिट ऑफ द नेशन, मतलब देश की जो सच भावना है, किसी भी व्यक्ति के अंदर जो ट्रू स्पिरिट ऑफ नेशन मिलती है, किसी भी देश की जो भावना मिलती है, उसको वो वोक जीस्ट कहता है। क्या बोलता है वो, उसको वोक जीस्ट कहता है। ये वर्ड है बेटा, आपसे से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये जोहान गॉटफ्रीड हर्डर के बारे में है। इस तरह के वो बोलते, सर दास वोक क्या है, बताया बेटा, दास वोक मतलब ही यही होता है, कोई अगर कल्चर लोगों के अंदर मिल रहा है, ये एक जर्मन वर्ड है, ठीक है ना, ऐसा वर्ड है जिसका, ये जर्मन वर्ड है, इसका कोई इंग्लिश वर्ड नहीं है, इसका कोई इंग्लिश मीनिंग नहीं है। ठीक है ना, ये कोई इंग्लिश मीनिंग नहीं है, ये कोई हिंदी वर्ड नहीं है, ये कोई इंग्लिश वर्ड नहीं है, ये जर्मन वर्ड है। तो जर्मन वर्ड अगर आपसे कोई बोले, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, अगर बोलेगा दासवोक, दासवोक का मतलब क्या हो गया कि कल्चर लोगों के अंदर मिलता है। ठीक है ना, कोई देश का कल्चर कैसा है वो लोगों के अंदर ही पता चलेगा कैसा कल्चर है। ये बात समझ में आ गई। ठीक है ना, ये आपको जोहान गॉटफ्रीड हर्डर के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है ना, तो ये ट्रू जर्मन कल्चर के बारे में बात कर रहा था। और ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अगर मान लीजिए हमें किसी भी व्यक्ति के बारे में, किसी कल्चर के बारे में समझना है, तो हमें क्या देखना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा वहां के फोक डांसेस के, वहां का फोक, हम वहां की फोक स्टोरीज सुनते हैं। ठीक है ना, फोक स्टोरीज मतलब लोकल स्टोरीज। ठीक है ना, वो ये कह रहा है हम वहां की फोक स्टोरी सुनते हैं, हम वहां के फोक सॉन्ग सुनते हैं, लोकल सॉन्ग्स कैसे हैं वहां के। ठीक है ना, फोक पोएट्रीज, लोकल पोएट्रीज कैसी हैं। तो लोकल पोएट्रीज जो हैं वो हमको उस पर्टिकुलर एरिया के बारे में बताएगी। फोक डांस, फोक स्टोरीज, वहां की लोकल कहानियां, लोकल पोएट्रीज, लोकल गाने, ये सब हमको उस लोकल एरिया के बारे में बता रहा होगा, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप किसी एक पर्टिकुलर एरिया के रहने वाले हो, जैसे फॉर एग्जांपल आप रहने वाले हो लखनऊ के, तो लखनऊ का जो घराना है, लखनऊ घराना होता है ना, वहां का अदब अलग है, वहां की आप देखोगे वहां का पहनने का, बोलने का स्टाइल अलग है। अभी आप चले जाओ अमृतसर, अमृतसर की वहां पर अलग फोक स्टोरीज हैं, लोकल कहानियां अलग हैं, वहां की अलग पोइट्रीज हैं, वहां का अलग सॉन्ग्स हैं, वहां की फोक लैंग्वेज अलग है, पंजाबी बोलते हैं। तो क्या है ये सब कल्चर ही तो है। कल्चर में क्या क्या आ जाता है बेटा, व्हाट ऑल इंक्लूड्स इन कल्चर, कल्चर में क्या क्या आएगा। ठीक है, कल्चर में क्या क्या इंक्लूड होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कल्चर की बात करें, सर कल्चर में आएगी फोक लोर्स, फोक लोर, लोर मतलब लोरियां, कहानी। ठीक है ना, फोक लैंग्वेज, वहां की लोकल लैंग्वेज कैसी है, ये सब कल्चर का ही तो पार्ट है। फोक स्टोरीज या फोक डांसेस, फोक डांस, ठीक है ना, फोक, और क्या हो गया, फोक लैंग्वेज हो गया, फोक लोर हो गया, फोक स्टोरीज, फोक पोएट्रीज। ठीक है ना, ये सब क्या है, दिस इज द कल्चर ना। ऐसा थोड़ी कल्चर मतलब सिर्फ एक चीज, कल्चर का मतलब पहनावा नहीं होता, कल्चर का मतलब वहां की लैंग्वेज कैसी है, वहां के लोरियां कैसी है, स्टोरीज कैसी है। फोक लोर का मतलब हो गया स्टोरीज, ठीक है ना, स्टोरीज कैसी है, डांस कैसा है, पोएट कैसा है, ये सब कल्चर है। तो जोहान गॉटफ्रीड हर्डर कहना यह है कि अगर आपको किसी जर्मन का अगर आपको ट्रू कल्चर जानना है, ट्रू आपको वहां का कल्चर जानना है, यानी कल्चर मतलब लोर, लैंग्वेज, डांस, पोएट्री, वो सब आपको लोगों के अंदर ही मिलेगा, है ना। जब लोग बोलेंगे तो उसकी लैंग्वेज के बारे में पता चलेगा, जब लोग नाचेंगे, कोई पर्टिकुलर तरीके से एक्ट करेंगे, उसके डांस, उसकी पोएट्स, इन सब के बारे में पता चलेगा। ठीक है ना, ठीक है ना, ये बात समझ में आई। ठीक है ना, तो दास वोक समझ में आ गया। दास वोक मतलब
इनसाइड द पीपल, कॉमन पीपल के अंदर ही आपको कल्चर मिलेगा, ठीक है ना। व्हाट इज दासफोक? दासफोक का मतलब हो गया दैट कॉमन कल्चर इज टू बी डिस्कवर्ड इनसाइड द पीपल। प्लीज राइट, क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब क्या हुआ दासफोक का? यहां लिख देता हूं, कॉमन कल्चर इज टू बी डिस्कवर्ड, कॉमन कल्चर इज टू बी डिस्कवर्ड, इज टू बी डिस्कवर्ड अमंग दी कॉमन पीपल। कॉमन पीपल के अंदर, यानी देखो लोग भी कॉमन है तो उनके बीच का कल्चर भी कॉमन होगा। तो कल्चर इज टू बी डिस्कवर्ड अमंग दी कॉमन पीपल। कल्चर आप कैसे डिस्कवर करोगे? कॉमन पीपल के अंदर, ठीक है ना। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप उम्मीद है आपको समझ में अब आ गया होगा। क्लियर है? ठीक है ना। अब क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल देखिए यहां पर और भी चीजें हैं। एग्जाम्पल आता है पोलैंड का, ठीक है। मैं आपको यहां एग्जाम्पल दे रहा हूं कि भैया ये सब रोमांटिसिज्म का एग्जाम्पल एक तो बताया मैंने जर्मन का, एक मैं आपको बताने जा रहा हूं पोलैंड का। देखो यहां पर पोलैंड में क्या हुआ था कि पोलैंड बेटा यहां पर पोलैंड में किसका किसका कंट्रोल हो गया था? रशिया का, ठीक है ना। रशिया का कंट्रोल आ गया था। अब पोलैंड में जो भाषा बोली जाती थी वो बोली जाती थी पोलिश लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? पोलिश। तो एक बार जब रशिया ने यहाँ पोलैंड पे अटैक करके और रशिया ने पोलैंड पे कब्जा कर लिया, ठीक है, पोलैंड रशिया के अंडर आ गया, तो रशियंस ने अब मना किया कि आप पोलिश लैंग्वेज नहीं बोलेंगे, ठीक है। आप वहां के कल्चर पे अपना कल्चर थोपा। मतलब रशिया ने क्या किया? रशिया ने क्या किया? इम्पोज देयर कल्चर, इम्पोज्ड देयर कल्चर किस पे? ऑन पोलैंड। रशिया ने पोलैंड पे अपना कल्चर इंपोज किया। बट हुआ क्या कि जो पोलैंड के लोग थे, ठीक है, बट व्हाट हैपेंड, पोलिश पीपल, पोलैंड के रहने वाले लोग कौन हुए? पोलिश पीपल। ये लोग क्या किया? पोलिश पीपल इन्होंने क्या किया? दे रिजेक्टेड इट, दे रजिस्टर्ड लिख दो। उन्होंने रोका इस चीज को कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। दे रजिस्टर्ड, और इन्होंने मतलब रजिस्टर क्या किया कि भैया इन्होंने जब पोलिश लैंग्वेज बोलने से मना कर दिया रशियन ने, तो उन्होंने लैंग्वेज को अपना एक इंस्ट्रूमेंट बनाया, ठीक है ना। पोलिश पीपल इन्होंने क्या किया? व्हाट दे डिड डू इज, ठीक है, इन्होंने क्या किया? लैंग्वेज पॉलिश बिकेम अ टूल ऑफ, क्या काय का टूल बन गया? पॉलिश बिकेम अ टूल, जिसके थ्रू वो लोग क्या कर रहे थे? वो लोग अपने नेशनलिज्म को, पॉलिश बिकेम अ टूल ऑफ नेशनलिज्म, नेशनलिस्ट सेंटीमेंट्स। तो देखो यहां पर नेशनलिस्ट सेंटीमेंट्स कैसे बन गए कि अगर यहां पर फॉर एग्जांपल मान लो, फॉर एग्जांपल देखो अभी आप ही लोग देखो क्या हो रहा है कि जैसे अगर इंडिया में मान लो हिंदी बोली जाती है, अगर कोई दूसरा कंट्री हम पे कब्जा करे और करने के बाद अगर कहे कि आप हिंदी नहीं बोलोगे, तो क्या आप लोग तैयार हो जाओगे? बताओ जल्दी से। अगर यहां पर ऐसा हुआ कि मान लो कभी इंडिया कैप्चर हुआ, अब कैप्चर करने के बाद मान लो कोई कहे कि भैया आप हिंदी नहीं बोलोगे, विल हैपन? नो, लोग उसको अपोज करेंगे। यही चीज यहां हो रहा था कि पोलैंड में बोली जाती थी पोलिश लैंग्वेज। रशिया ने जब उसको कॉन्कर किया, कैप्चर किया पोलैंड को, तो पोलैंड को कैप्चर करने के बाद उन्होंने अपना वहां कल्चर इंपोज कर दिया। तो पोलैंड के लोगों ने, पोलिश लोगों ने पोलैंड की लैंग्वेज पोलिश को उन्होंने टूल ऑफ नेशनलिस्ट सेंटीमेंट बनाया। उन्होंने इस पर्टिकुलर चीज के खिलाफ जो है वहां पर आवाज उठाई और उन्होंने कहा कि नहीं हम जो है इसको बनने नहीं देंगे, हम इसको इन्फोर्स नहीं होने देंगे। ठीक है ना, ये चीज समझ में आई? तो यही चीज यहां पर हुई थी। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ये आपके यहां पर लिखा भी हुआ है, ये यहां पर लिखा भी हुआ है, एक बार रीड कर लो। कम ऑन पेज नंबर, कम ऑन दी पेज नंबर बेटा, कम ऑन पेज नंबर 16, कम ऑन पेज नंबर 16 एंड रीड दी फर्स्ट पैराग्राफ। देखो क्या हुआ, लिखा क्या है? द एम्फेसिस और वर्नाकुलर लैंग्वेज, वर्नाकुलर मतलब आपकी जो लोकल लैंग्वेजेस हैं, एम्फेसिस ऑन वर्नाकुलर लैंग्वेज एंड कलेक्शन ऑफ लोकल फोकलोर वाज नॉट जस्ट टू रिकवर एन एंशिएंट नेशनल स्पिरिट बट आल्सो टू कैरी द मॉडर्न नेशनलिस्ट मैसेज टू द लार्ज ऑडियंसेस। समझ में आ रहा है ना? क्या हुआ कि भैया जब लैंग्वेज है तो लैंग्वेज से आप लोग बाइंड हो जाओगे, ठीक है। अब यही चीज आगे क्या हुआ, तो क्या लिखा है? दिस वाज स्पेशली सो इन द केस ऑफ पोलैंड। पोलैंड के केस में ये हुआ। क्या लिखा हुआ है पोलैंड के केस में? पोलैंड को क्या कर दिया गया था? पोलैंड को पार्टीशन कर दिया गया था। पॉइंट मेंशन कर दो। पोलैंड को क्या किया गया? पोलैंड को पार्टीशन कर दिया था। किसने पार्टीशन किया था पोलैंड को? पोलैंड वॉज बेसिकली पार्टीशन बाय, किसने पार्टीशन किया था? यही कंट्रीज दी थी, रशिया, ठीक है ना, रशिया, प्रशिया
इन सब लोगों ने यहां पर क्या किया था, पोलैंड को पार्टीशन कर दिया था। देखो और क्या लिखा हुआ है, रशिया, प्रशिया, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन छोड़ देना, रशिया, प्रशिया, ऑस्ट्रिया, इन लोगों ने क्या किया था, इन लोगों ने अब पोलैंड को पार्टीशन कर दिया। अब अगर मान लो पार्टीशन हो जाए, बंटवारा हो जाए, तो जब देश का बंटवारा होता है तो ऑब्वियसली इंपोजिशन की जाती है। जैसे ब्रिटेन ने, अंग्रेजों ने भारत का पार्टीशन किया, तो पार्टीशन का ऑब्वियसली अपोजिशन किया जा रहा था कि पार्टीशन मत करो, लेकिन वो तो इंडिया की सिचुएशन थी कि पार्टीशन वाज बेनिफिशियल, राइट, और कोई ऑप्शन नहीं बच रहा था, इतना था खून खराबा हो रहा था। आगे देखो क्या लिखा है, इवन दो पोलैंड नो लॉन्गर एग्जिस्टेड एज एन इंडिपेंडेंट टेरिटरी, पोलैंड पार्टीशन के बाद कोई इंडिपेंडेंट टेरिटरी नहीं रहा। क्यों? क्योंकि उसके बाद उस पर रशिया ने कब्जा कर लिया था। अब रशिया ने कब्जा कर लिया, इंडिपेंडेंट टेरिटरी रहा नहीं पोलैंड, तो अब क्या हुआ, जब रशिया इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं रहा पोलैंड, तो रशिया ने अपना कल्चर इंपोज कर दिया। जब रशिया ने अपना कल्चर इंपोज किया तो पोलैंड के लोगों ने कहा भले ही हम यहां पर एक देश नहीं है, लेकिन हम अगर पोलिश लैंग्वेज बोलते थे तो हम वही बोलते रहेंगे, क्योंकि ये हमारी देश की भाषा थी, ठीक है ना। और उन्होंने अपना कल्चर को बनाए रखा और उन्होंने यहां पर अपोज किया रशियंस को, और रशिया को अपोज करने में उन्होंने लैंग्वेज को एक नेशनल सेंटीमेंट बनाया, ठीक है। यही चीज कैरोल कुरपुस्की कहता है। देखो आगे नाम आएगा इसका, देखो क्या लिखा हुआ है, इवन दो पोलैंड नो लॉन्गर एग्जिस्टेड एन इंडिपेंडेंट टेरिटरी, नेशनलिस्ट फीलिंग्स वर केप्ट अलाइव थ्रू म्यूजिक एंड लैंग्वेज। लेकिन फिर भी पोलैंड के अंदर, भाई यहां रशिया ये इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं रहा, ठीक है, वहां पर इन्होंने कल्चर इंपोज किया, बट स्टिल पोलिश का कल्चर, पोलिश वालों ने अपना कल्चर फिर भी जिंदा रखने के लिए, पोलिश कल्चर अलाइव रखने के लिए क्या हुआ, अलाइव रखने क्या हुआ, उन्होंने म्यूजिक, जो म्यूजिक था पोलैंड का, वो म्यूजिक एंड पोइट्री, ये सब उन्होंने जिंदा रखा पोलिश का, ताकि पोलिश की आइडेंटिटी खत्म ना हो, ठीक है ना। पार्टीशन मतलब होता है बंटवारा, ठीक है। अब उसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है, कैरोल कोरपुस्की फॉर एग्जांपल सेलिब्रेटेड द नेशनल स्ट्रगल थ्रू इट्स ओपराज एंड म्यूजिक। कैरोल कोरपुस्की था, उस ये एक तरीके से ये भी क्या था, ये भी एक इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी था इन पोलैंड। तो कैरोल कोरपुस्की फॉर एग्जांपल सेलिब्रेटेड, व्हाट ही सेलिब्रेटेड, द नेशनल स्ट्रगल, ठीक है ना। और उसने क्या किया, उसने लैंग्वेज को इस्तेमाल किया। तो बेसिकली पूरे पोलैंड में ये काम चल रहा था। मेरा मतलब दिखाने का ये था, इस एग्जाम्पल को देने किताब का मतलब ये है रोमांटिसिज्म को समझाना, कि जब रोमांटिसिज्म मतलब सिर्फ क्या होता है, जब आप कल्चरली बाइंड हो जाएं, आपके देश में कोई बोले कि भैया तुम ये भाषा नहीं बोलोगे, तुम ये चीज नहीं करोगे, तुम ये पर्टिकुलर काम नहीं कर सकते, तो दैट इज योर कल्चर, दैट इज योर कल्चर, ठीक है ना। यही चीज यहां पर हुआ, जब ये काम रशिया ने करने का सोचा पोलैंड के ऊपर, तो पोलैंड के लोगों ने अपने कल्चर को इंपोज नहीं होने, अपने कल्चर को हटाने नहीं दिया, और वो अपने कल्चर को लेकर क्या करते रहे, वो अपने कल्चर को लेकर अपोज करते रहे, ठीक है ना। तो ये सर नेशनल सेंटीमेंट मतलब बेटा देश के लिए भावना, नेशनल सेंटीमेंट मतलब देश के लिए भावना। वर्नाकुलर का मतलब होता है लक्ष्य बेटा, वर्नाकुलर मतलब लोकल लैंग्वेजेस, ठीक है ना। चलिए अब आते हैं हम लोग हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट पे। अब जरा देखिए यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज कम टू नेक्स्ट पॉइंट, please write, give the heading hunger pop, please give the heading hunger, hardship and popular revolt। अब देखिए 1830s का टाइम था, प्लीज राइट 1830s का टाइम है, और 1830s के टाइम में यूरोप में बहुत हार्डशिप्स हो गई थी। यूरोप में बहुत ज्यादा क्या हो रहा था, 1830s का टाइम है, प्लीज राइट 1830s का टाइम था, और यूरोप में बेटा बहुत ज्यादा हार्डशिप्स थी। अरे यार हाँ लिखो, हार्डशिप्स इन यूरोप, हार्डशिप्स इन यूरोप, ठीक है। मतलब यूरोप में बहुत दिक्कतें आ गई थी। कैसी हार्डशिप्स थी, इकोनॉमिक हार्डशिप्स, इकोनॉमिक हार्डशिप। इकोनॉमिक हार्डशिप में क्या हो रहा था, इकोनॉमिक हार्डशिप क्यों आएगी, इकोनॉमिक हार्डशिप का रीजन ये था कि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। प्लीज सी, देखो कैसे आई, कनेक्टिविटी देखना जरा, देखो अगर किसी देश की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, उसके देश की पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई, पॉपुलेशन के बढ़ने से क्या हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा हो गया, और लोग अनएम्प्लॉयड हो गए, पॉपुलेशन बढ़ गया था, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ चुका है, खाने को अब अनाज नहीं है, साथ में फूड शॉर्टेज हो गया, ठीक है ना, साथ में क्या हो गया, फूड शॉर्टेज हो गया, फूड शॉर्टेज इंक्रीज हो गया। इसकी वजह से क्या हुआ, फूड प्राइसेस बढ़ गए, इसकी वजह से क्या हुआ, फूड के दाम बढ़ गए, फूड के प्राइसेस बढ़ गए। ये सारा सिचुएशन जब होने लगा था तो यूरोप के अंदर बहुत दिक्कत आने लगी थी, ठीक है ना। और ये जो एरिस्टोक्रेसी है, यानी जो अमीर तबका था, एरिस्टोक्रेसी, ये उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, एरिस्टोक्रेसी प्रेवलेंट तो थी ना, एरिस्टोक्रेसी प्रेवलेंट थी बहुत सारे एरिया में, तो एरिस्टोक्रेसी जो थी वो उसको फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन जो पीजेंट्स जो थे, पीजेंट्स
दूसरा क्लास जो था वो क्या कर रहा था, वो स्ट्रगल कर रहा था ऐसे सिचुएशन में, ऐसे सिचुएशन में वो स्ट्रगल कर रहा था। आप हालात देखो यूरोप के क्या चल रहे हैं, हार्डशिप मतलब बेटा बहुत दिक्कतें, हार्डशिप्स, बहुत ज्यादा परेशानियां, ठीक है ना, बहुत ज्यादा परेशानियां। तो क्या हुआ कि ऐसे 1830 में बैड हार्वेस्ट भी हो गया, मतलब 1830 में हुआ क्या, पॉपुलेशन बढ़ गई, 1830 आते आते पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई थी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया था, फूड शॉर्टेज बढ़ने लगा था और फूड प्राइसेस बढ़ गए। क्यों बढ़ गए, क्योंकि बहुत फसल खराब हो गई थी उस साल, देयर वाज अ बैड हार्वेस्ट, ठीक है ना, देयर वाज अ बैड हार्वेस्ट, फसल उस साल खराब हो गई थी, जिसकी वजह से प्रॉब्लम बहुत ज्यादा यूरोप के अंदर बढ़ती जा रही थी। इस चीज का इतना दिक्कत बढ़ गया कि 1848 आते आते 1848 आते आते क्या हुआ बेटा, 1848 आते आते यहां पर फूड प्राइस, फूड का शॉर्टेज और ज्यादा हो गया, ठीक है ना, प्रॉब्लम बढ़ती गई, फूड शॉर्टेज बहुत ज्यादा हो गया। फूड शॉर्टेज की होने की वजह से क्या हुआ, पीपल, यहां पर क्या हुआ, फूड क्राइसिस हो गई, लोगों को खाने का अनाज नहीं मिल रहा था। फूड क्राइसिस जब बहुत ज्यादा हो गई तो पीपल केम आउट ऑन रोड्स, लोग क्या हुए, पीपल ऑन रोड्स, लोग रोड्स पे उतर आए, लोग सड़कों पे उतर आए कि खाना मिल नहीं रहा है, क्या कर रहे हो तुम राजा। जब रोड पे लोग उतर आए, जब हालात नहीं समझ रहे थे, तब यहां पर जो राजा था उस वक्त वो कौन था, वो था लुइस फिलिप। जो राजा था वो कौन था, लुइस फिलिप। वो राजा जो है वो भाग निकला, ठीक है, वो राजा जो है वो भाग निकला। अब ये राजा, अब तुम पहनते हो ना, तुम लोग ने सुना होगा कि एक यहां पर ब्रांड है जिसको हम लोग बोलते हैं लुइस फिलिप, एलपी ब्रांड बोलते हैं, एलपी, समझ रहे हो, एलपी ब्रांड पहनते हो ना, तो ये एलपी वही है, ये लुइस फिलिप वही राजा है जो भाग गया था। समझ में आ रही सिचुएशन, समझ में आ रही है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। तो बेसिकली हुआ क्या, 1848 आते आते देखो 1830 में इकोनॉमिक हार्डशिप्स तो बहुत हो गई थी, पॉपुलेशन बढ़ गई थी, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया था, लोग परेशान थे, एरिस्टोक्रेसी प्रिवलेंट थी और वो अपना मजे से जी रही थी, जो पीजेंट क्लास था वो और स्ट्रगल कर रहा था, है ना, ये सब चलता रहा। लेकिन 1848 आते आते ही सिचुएशन बद से बदतर हो गई और वहां पर बहुत ज्यादा फूड शॉर्टेज हो गया, फूड क्राइसिस हो गया। फूड क्राइसिस के होने की वजह से लोग जो है अब बवाल करने लगे, लोग रोडों पर उतर आए, और जब लोग रोड पर उतर आए तो राजा से हालात संभले नहीं, और ये जो किंग था, किंग कौन था, लुइस फिलिप, जब उससे हालात नहीं संभले तो वो भाग गया, वो भाग निकला, ये चीज यहां पर हुआ, ठीक है ना। जब वो भाग निकला, अब राजा तो बचा नहीं, अब जब राजा नहीं बचा तो उसकी जगह कौन आएगा, उसकी जगह कौन आएगा, उसकी जगह, अब देखो लुइस फिलिप था वो निकल गया, अब इसकी जगह कौन आएगा, यहां पर बन गई थी नेशनल असेंबली। अब यहां बन गई कौन, नेशनल असेंबली। देखो भाई पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है आपको, पहली बार आपको देखने को मिल रहा है जहां नेशनल असेंबली आपको बनते हुए दिख रही है। समझ में आ रहा है ये बात, यूरोप के अंदर, ठीक है ना, क्लियर हो रहा है ये बात, ठीक है, ठीक है, क्लियर है जी। ऑल ओवर यूरोप यही सिचुएशन थी, ठीक है, खत्म हो गई थी ना, खत्म हो गई थी ना बेटा फ्रांस में। देखो याद करो, फ्रांस में जब नेशनल असेंबली बनी उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद कन्वेंशन बना था, उसके बाद डायरेक्टरी रूल आया था फ्रांस में, फिर नेपोलियन आ गया था फ्रांस में, नेपोलियन आने के बाद नेपोलियन चलता रहा, 1850 में नेपोलियन हारा, कंजर्वेटिव्स आ गए, कंजर्वेटिव्स ने दोबारा बुरबॉन डायनेस्टी को स्टैब्लिश कर दिया, लेकिन लिबरल्स ने अपना रिवोल्ट किया, बुरबॉन डायनेस्टी को हटा दिया, है ना, बुरबॉन डायनेस्टी हट गई, लिबरल्स ने हटाया, लेकिन वहां पर क्या आएगा उसकी जगह, अब लिबरल्स ने हटा तो दिया लेकिन नेशनल असेंबली थोड़ी है अब नेशनल असेंबली थोड़ी है। और अब तो क्या हुआ, जब ये सिनारियो पूरे यूरोप के अंदर था तो लुइस फिलिप ये भाग गया और नेशनल असेंबली उसने स्टैब्लिश कर दिया, ठीक है ना, ये बात समझ में आ गई, ये बात समझ में आ गई, ठीक है, क्लियर हो गया। अरे यार तुम लोग ऐसे सवाल क्यों पूछते हो यार, अरे भैया हद कर रहे हो भाई। लुइस फिलिप है, कहां पर खत्म हुआ था ये सब, ये फ्रांस की बात हो रही है, कहां की बात होगी यार, फ्रांस की बात हो रही है, फ्रांस का राजा था ना लुइस फिलिप,
ठीक है, हाँ हाँ हाँ, पेरिस में बन गया, नेशनल असेंबली फिर आ गई ना, अब नेशनल असेंबली फिर आ गई। भाई देखो तुम लोग क्या भूल गए सिनारियो, देखो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से बता रहा हूं, पहले क्या थी, पहले थी मोनार्की, पहले क्या थी मोनार्की, मोनार्की के बाद क्या हुआ कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की, कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की के बाद क्या हुआ रिपब्लिक हो गया फ्रांस, रिपब्लिक के बाद क्या हुआ नेपोलियन बोनापार्ट आ गया, नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या किया डिक्टेटरशिप बना दिया। उसके बाद नेपोलियन जब हार जाता है 1815 में तो कौन आता है कंजर्वेटिव्स आते हैं, है ना, कंजर्वेटिव्स क्या करते हैं, क्या करते हैं ये लोग फिर से बूरबॉन डायनेस्टी को ले आते हैं, ये लोग फिर से बूरबॉन डायनेस्टी को ले आते हैं, जो यहां पर थी बूरबॉन डायनेस्टी, फिर से बूरबॉन डायनेस्टी राज करने लगती है यहां पर। अब क्या होता है लिबरल्स ने यहां रिवॉल्यूशन किया और रिवॉल्यूशन करके इस बूरबॉन डायनेस्टी को हटा हटा उखाड़ फेंक दिया, उखाड़ फेंक दिया। अब जब उखाड़ फेंक दिया उसके बाद यहां रिवॉल्यूशन चल रहा है, वो रिवॉल्यूशन कब था 1830 का रिवॉल्यूशन था, ठीक है ना। अब 1848 आते आते वहां रिवॉल्यूशन इतना भयानक हो गया कि लिबरलिज्म ने वहां के राजा जो आगे 1830 में जो राजा था वो तो हटाया ही गया, लिबरलिज्म के बाद जो राजा आया उसको हटाने के बाद वो राजा भी फाइनली 1848 में हटा दिया गया और लुइस फिलिप को है, लुइस फिलिप भाग गया, ठीक है ना, लुइस फिलिप हैड टू फ्ली, लुइस फिलिप हैड टू फ्ली, ठीक है, ये बात क्लियर हो गई, क्लियर हो गई जी। अब जब यहां पर, अब जब यहां लिबरल्स के बाद कौन, लिबरल्स ही रहे ना बेटा, जब 1830 में फ्रांस से जब बूरबॉन डायनेस्टी को फिर से हटाया गया तो लिबरल्स बने रहे वहां पर। अब लिबरल्स क्या कर रहे हैं भाई, ऐसा थोड़ी है कि वहां पर राजा को हटाया गया था, किसको हटाया गया था, राजा नहीं संभाल पाया सिचुएशन, ठीक है ना, बूरबॉन डायनेस्टी को ओवरथ्रो कर दिया, लेकिन वहां लिबरल्स ने कोई सेटअप थोड़ी किया था, लिबरल्स लड़ते रहे लड़ते रहे लड़ते रहे, कंटिन्यू रहा। फाइनली 1848 मतलब उसके बाद वो जब राजा हटा बूरबॉन डायनेस्टी खत्म की तो वहां लुइस फिलिप रहा, लुइस फिलिप 1830 से लेकर 1848 तक राज करता रहा फ्रांस को, समझना इस बात को भाई, बूरबॉन डायनेस्टी खत्म हो गई यहां पर 1830 में, ठीक है, लेकिन 1830 के बाद यहां पर लुइस फिलिप वाज दी राजा, ये फ्रांस का राजा बना रहा फ्रॉम 1830 से लेकर 1840 तक 48 तक, ठीक है। लेकिन जब ऐसे सिचुएशन नहीं संभली तो फाइनली नेशनल असेंबली यहां पर आ जाती है, ठीक है। अब जब नेशनल असेंबली आई तब देखो क्या हुआ, जब नेशनल असेंबली बनती है तब देखो क्या हुआ, प्लीज सी, देखो क्या हुआ, नेशनल असेंबली बन गई, नेशनल असेंबली फॉर्म हो गई। अब इस नेशनल असेंबली के बेसिकली यहां पर क्या क्या पॉइंट्स थे वो देख लीजिए, प्लीज ड्रॉ, प्लीज बना लीजिए। चलिए पॉइंट नंबर ए, पॉइंट नंबर ए, पहला पॉइंट नेशनल असेंबली का क्या था, प्लीज उसको नोट डाउन कर लीजिए, फ्लो चार्ट बना लीजिए, बस फ्लो चार्ट, और कुछ नहीं करना है आपको। पहला पहला चीज यह था कि नेशनल असेंबली ने सफरेज ग्रांट कर दिया, यानी वोटिंग का अधिकार दे दिया कि हर व्यक्ति को वोटिंग का अधिकार होगा, ठीक है, टू ऑल अडल्ट मेल्स ऑफ 21 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है ना। क्या बोला उन्होंने, वोटिंग, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा वोटिंग राइट्स, वोटिंग राइट्स, अडल्ट सफरेज दे दिया गया, ग्रांटेड अडल्ट सफरेज, देखो एनसीईआरटी में लिखा हुआ यही वर्ड, अडल्ट सफरेज दे दिया किसको, जो भी 21 ईयर्स एंड अबव की एंड अबव एज में था उसको वोटिंग का राइट्स दे दिया गया। पॉइंट नंबर 2 आइए, पॉइंट नंबर 2 आइए, ठीक है ना, क्लियर है। दूसरा उन्होंने कहा राइट टू वर्क, गारंटी किया राइट टू वर्क, लोगों को राइट टू वर्क दिया गया, जब ये नेशनल असेंबली बन गई तो लोगों को राइट टू वर्क दिया गया, गारंटी किया गया, राइट टू वर्क वॉज गारंटीड, ठीक है। और पॉइंट नंबर सी, वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करी गई, काहे के लिए, ताकि लोगों को ट्रेन किया जा सके, वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज की काहे के लिए, ताकि लोगों को ट्रेन किया जा सके, तो वर्कशॉप्स, नेशनल वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की गई, वर्कशॉप्स टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, ताकि लोगों को नौकरियां मिल सके, इस वजह से यहां पर क्या किया गया, नेशनल वर्कशॉप्स का इनॉग्रेशन किया गया। समझ में आ गया, ये 3 पॉइंट हैं जो नहीं दिया गया, वुमेन को राइट्स नहीं मिले अभी भी, देखो वुमेन गेव राइट और नॉट, नो, वुमेन को कोई राइट नहीं मिले, ठीक है जी। तो ये हो गया आपका नेशनल असेंबली जो बन गई थी उसके बाद, क्लियर है। अब जरा देखो यहां पर क्या हुआ, प्लीज गिव द नेक्स्ट हेडिंग, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पर्सपेक्टिव, राइट सिलेसिया एपिसोड ऑफ, सिलेसिया एपिसोड, सिलेसिया एपिसोड ऑफ 1845, प्लीज राइट। अब इस पर्टिकुलर एपिसोड को हम लोग लिख लिया यहां तक, फ्रांस में बनी थी प्रतीक्षा, फ्रांस, बट वुमेन गॉट द राइट इन फ्रांस इन 1946, बाद में, बहुत बाद में मिलता है ना, तो वुमेन कहां मिला, ओनली मेल्स, ऑल अडल्ट मेल्स,
ठीक है ना, ऑल अडल्ट मेल्स को दे दिया गया, ऑल अडल्ट मेल अबव 21 ईयर्स, ऑल अडल्ट मेल नहीं लिखा क्या, ऑल अडल्ट सफरेज मिला, अडल्ट मेल लिख लो, अडल्ट मेल, बट ये ऑल था, ठीक है ना, ऑल अडल्ट मेल्स को यहां पर ये पॉइंट दे देगा। समझ में आ गया, क्लियर है। राइट टू वर्क मतलब काम करने का अधिकार होगा, ठीक है। नाउ प्लीज कम टू सिलेसिया एपिसोड। सिलेसिया एपिसोड को बेटा हम लोग 5 सवालों में पढ़ सकते हैं। पहला सवाल, व्हाट वाज द सिलेसिया एपिसोड, पहला सवाल होगा कि सिलेसिया एपिसोड क्या है, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन रहेगा कि ये सिलेसिया एपिसोड कब हुआ, व्हेन, सिलेसिया एपिसोड कब हुआ, दूसरा पॉइंट क्वेश्चन ये रहेगा, ठीक है। बना लो जैसा मैं बना रहा हूं आपको। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट वाज द इंसिडेंट, इंसिडेंट क्या था इस सिलेसिया एपिसोड में, वो लिखेंगे। चौथा क्वेश्चन, प्लीज राइट, व्हाट वाज द डिमांड, व्हाट वाज द डिमांड, ठीक है। और पांचवा क्वेश्चन क्या है कि इसका आउटकम क्या था। 5 सवालों में हम लोग सिलेसिया एपिसोड को पढ़ लेंगे बेटा, ठीक है। सिंपल सा है ये एपिसोड, चलिए इसको देख लीजिए, ठीक है जी। बेटा सफरेज का आंसर मतलब, सफरेज का मतलब होता है वोटिंग राइट्स, सफरेज मतलब होता है वोटिंग राइट्स, ठीक है ना। अब सिलेसिया एपिसोड को हम लोग बेटा, नो दिस इज नॉट द लास्ट चैप्टर, दिस इज नॉट द लास्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर, अभी लास्ट लेक्चर नहीं है। चलो व्हाट इज सिलेसिया एपिसोड, सिलेसिया में क्या हुआ था वो समझते हैं 1845 में। पहली बात ये आती है कि व्हाट हुआ क्या था। देखो सिलेसिया में क्या हुआ था, ये एक रिवोल्ट था, किसका, वीवर्स का कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ। क्या हुआ, पहला आंसर, पहला आंसर मिल गया, पहला आंसर मिल गया। क्या मिला सर, सर पहला आंसर ये मिला, व्हाट इज सिलेसिया एपिसोड, ये एक रिवोल्ट था, ये एक रिवोल्ट था। कैसा रिवोल्ट था सर, ये एक रिवोल्ट था वीवर्स का, रिवोल्ट ऑफ वीवर्स अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्टर्स, ठीक है। अब ये कौन थे कॉन्ट्रैक्टर्स, ये सब बताते हैं, ठीक है। तो ये एक रिवोल्ट था वीवर्स का कॉन्ट्रैक्टर्स के खिलाफ, समझ में आ गया। अब बात होती है कि कब हुआ ये, व्हेन डिड इट हैपन, दूसरा पॉइंट लिखिए, ये कब हुआ, प्लीज मेंशन द सेकंड पॉइंट। ये हुआ था बेटा 4 जून को, ये कब हुआ था, 4 जून को, ठीक है। तीसरा पॉइंट पे आ जाइए। अब आता है तीसरा पॉइंट कि यहां यह इंसिडेंट क्या था, समझना इंसिडेंट क्या था। देखो नहीं नहीं, आज का लास्ट टॉपिक नहीं है भैया, अभी तो मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली पढ़ना है। मेकिंग ऑफ जर्मनी इटली जितना पढ़ा दूंगा उतना पढ़ लेना बस, ठीक है ना। अब यहां पर क्या हुआ, इंसिडेंट क्या था, दोपहर के 2 बजे थे, दोपहर के 2 बजे थे, ठीक है। वीवर जाते हैं और कॉन्ट्रैक्टर से घरों को तोड़फोड़ करने लगते हैं। प्लीज राइट, क्राउड ऑफ वीवर्स, प्लीज राइट, क्राउड ऑफ वीवर्स emerged from their home, emerged from their home, emerged from their home, और वो मार्च करते हैं, मार्च्ड टूवर्ड्स, कहां पर, टूवर्ड्स मैसॉन, जो घर हैं ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स, वो कॉन्ट्रैक्टर्स के घरों की तरफ मार्च करने लगते हैं और वहां जाके ये इनका ये पूरा इंसिडेंट था, ठीक है। इनकी डिमांड क्या थी, अब डिमांड सुनो जरा क्या थी। देखो हुआ क्या था, यहां पर जो वीवर्स होते थे वो क्या करते थे, वो कॉन्ट्रैक्टर्स को सॉरी जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते थे वो वीवर्स को देते थे रॉ मटेरियल, और बदले में वो क्या बना के देते थे, वो लोग बना के देते थे फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। लेकिन उसके बदले में वीवर्स, जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते थे वो वीवर्स को उनकी प्रॉपर वेज नहीं देते थे, ठीक है ना। तो यहां पर क्या डिमांड हुआ कि जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स ये क्या दे रहे हैं, ये देते हैं रॉ मटेरियल, ये दे रहे हैं रॉ मटेरियल। किसे दे रहे हैं रॉ मटेरियल, ये रॉ मटेरियल दे रहे हैं वीवर्स को, ठीक है। कि वीवर्स को उसको बना के क्या देना है, फिनिश्ड प्रोडक्ट बना के देना है, फिनिश्ड गुड बना के देना है। लेकिन जो यहां पर कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो वीवर्स को क्या करते थे, प्रॉपर वेज नहीं देते थे, प्रॉपर वेजेस नहीं देते थे, ठीक है ना, प्रॉपर वेजेस नहीं देते थे, ये प्रॉब्लम थी। अब जरा समझो यहां पर क्या है, समझ लो यहां पर क्या है।
वीवर मतलब बेटा हो गया काम करने वाले, वो वीवर्स दूसरे होते हैं, वो वीविंग करते हैं, सिलाई करने वाले नहीं है। ठीक है ना, ठीक है ना, समझ में आ गया। तो यहां पर क्या हुआ कि इसके मैंशंस की तरफ जाते हैं ये लोग, ठीक है ना, वो इनके मैंशंस की तरफ जाते हैं, और मैंशन की तरफ जाके, बच्चा कह रहा है सर आपने स्पेलिंग गलत लिख दी, टुवर्ड्स मैंशन, मैंशन मतलब जहां वो रहते हैं। ठीक है, तो क्या बोला गया यहां पर, क्या इंसिडेंट है, सिलेसिया का एपिसोड क्या है। देखो एक तरफ थे वीवर्स, सिंपल भाषा में देखो समझा देता हूं क्या थे, व्हाट इज सिलेसिया एपिसोड। एक तरफ है बेटा वीवर्स, एक तरफ है वीवर्स, ठीक है, और एक तरफ कौन है, एक तरफ है कॉन्ट्रैक्टर्स। कौन है, कॉन्ट्रैक्टर। समझ लो सिलेसिया एपिसोड क्या है। ये जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं ये वीवर्स को क्या दे रहे हैं, ये वीवर्स को देते हैं रॉ मटेरियल। क्या दे रहे हैं, रॉ मटेरियल दे रहे हैं। ठीक है, और रॉ मटेरियल बना के वीवर्स इनको क्या देंगे, फिनिश्ड गुड्स देंगे। क्या देंगे, फिनिश्ड गुड्स देंगे। ठीक है, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर्स जब ये काम करवा रहे थे, जब ये काम करवाते हैं तो इस काम के लिए वो प्रॉपर वेजेस पे नहीं करते हैं। प्रॉपर वेजेस नॉट पेड, नॉट पेड, और इसी वजह से यही गुस्सा होता है। दिस वॉज द एंगर, ठीक है ना, यही था, दिस वॉज द एंगर ऑफ वीवर्स, दिस वॉज द एंगर ऑफ वीवर्स। यही वीवर्स का एक एंगर होता है, यही वीवर्स को बहुत ज्यादा गुस्सा कर देता है। ठीक है ना, यही वीवर्स को बहुत ज्यादा गुस्सा दे देता है, और इसी वजह से ये वीवर्स जो होते हैं वो अपने घर से निकलते हैं दोपहर के 2 बजे, और वो मार्च करते हैं और कॉन्ट्रैक्टर से घर की तरफ पहुंचते हैं। आउटकम क्या हुआ, अब आउटकम मैं आपको स्लाइड में बता देता हूं। व्हाट वाज द आउटकम, प्लीज सी, व्हाट वाज द आउटकम, देखिए प्लीज राइट आउटकम। आउटकम क्या था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये लोग वहां पहुंचते हैं मैंशंस के घर की तरफ, और उनके घरों को तोड़ते हैं, उनके घरों को फोड़ते हैं, विंडो पेन्स तोड़ देते हैं, और उनको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। जब इस तरह की बातें होती हैं तो वहां से कॉन्ट्रैक्टर्स भाग निकलते हैं, और वो पास के गांव में पहुंच जाते हैं। वहां पर पहुंचने के बाद उनको जिस गांव में जाते हैं उस गांव के लोग उनको शरण नहीं देते हैं। वहां पर कॉन्ट्रैक्टर्स और गांव वालों के बीच में एक बहुत ही बड़ा क्लैश होता है, और उस क्लैश में 11 वीवर्स जो हैं वो मारे जाते हैं। समझ में आ गया, समझ में आ गया। इज दिस इंपॉर्टेंट, इज दिस क्लियर, क्लियर हो गया, ठीक है ना, क्लियर हो गया। इज दिस क्लियर, सिलेसिया एपिसोड हैपेंड इन विच कंट्री। देखो सिलेसिया एपिसोड जो है आज की डेट में देखोगे तो 3 देशों में मिलता है। मतलब सिलेसिया का वो जो रीजन था आज आपको जर्मनी, प्रशिया, रिपब्लिक, चेक रिपब्लिक, इन सब एरिया में मिलेगा। तो उस वक्त ये सिलेसिया अपने आप में एक रीजन था, सिलेसिया वाज अ रीजन। और सिलेसिया जो था वो आज के टाइम में अगर आप देखोगे तो जर्मनी, प्रशिया और चेक रिपब्लिक के तीनों एरियाज में बटा हुआ है। यानी कुछ पोर्शन जर्मनी में लाई करता है उसका, कुछ पोर्शन यहां वहां लाई करता है। क्लियर है, ठीक है, क्लियर है, क्लियर। आउटकम्स रिपीट कर दें, देखो आउटकम, देखो देखो आउटकम, आउटकम क्या हुआ देखो यहां पर, प्लीज राइट इट डाउन, आउटकम भी लिख लो, आउटकम भी लिख लीजिए, प्लीज राइट द आउटकम। अब हुआ क्या, पीपल स्मैश्ड, राइट, पीपल स्मैश्ड इनटू द विंडो पेन्स, इनटू द हाउसेस, और क्या किया, ब्रोक, ब्रोक विंडो पेन्स, विंडो पेन्स को तोड़ा। ठीक है ना, उससे क्या हुआ, लॉस टू कॉन्ट्रैक्टर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स को बहुत लॉस हुआ, कॉन्ट्रैक्टर्स डर गए, तो कॉन्ट्रैक्टर्स क्या हुए, कॉन्ट्रैक्टर्स रैन अवे, कॉन्ट्रैक्टर्स रैन अवे, कॉन्ट्रैक्टर्स रैन अवे टू नियर बाई विलेज,
कॉन्ट्रैक्टर्स रैन अवे टू नियर बाई विलेज, और जहां वो पहुंचे तो उसके बाद क्या हुआ वहां पर, ठीक है ना, द विलेज पीपल डिड नॉट गिव देम, क्या नहीं दिया विलेज पीपल ने, विलेज पीपल डिड नॉट गिव देम शेल्टर, उन लोगों ने शेल्टर नहीं दिया। और इस जगह पर यहां पर क्या हुआ, यहां पर एक क्लैश हुआ, ठीक है, क्या हुआ, क्लैश बिटवीन विलेजर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स। और इस क्लैश में, ये क्लैश हुआ विलेजर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स के बीच में, और इस क्लैश में 11 वीवर्स वेर शॉट डेड। इन दिस क्लैश 11 वीवर्स वेयर शॉट डेड। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया बेटा। यह है आपका सेलेसिया एपिसोड ऑफ 1845। कॉन्ट्रैक्टर नहीं बेटा, कॉन्ट्रैक्टर जो सामान बनवाता है, जो बिल्डिंगें बनाता है, कॉन्ट्रैक्टर। यहां पर बेसिकली कॉन्ट्रैक्टर और वीवर्स के बीच का ये एक सेलेसिया एपिसोड है। तो अगर आपको याद रखना है तो आप यहीं पर लिख लीजिए व्हाट इज सेलेसिया एपिसोड। एक तरह से आपको यहां पर लिख लेंगे वीवर्स, यहां लिख लीजिए वीवर्स, और एक साइड लिख लीजिए कॉन्ट्रैक्टर्स। तो आपको याद आ जाएगा कि ये कॉन्ट्रैक्टर्स और वीवर्स के बीच का एक यहां पर एपिसोड है। क्या हुआ था, ये एक रिवोल्ट है जो कि वीवर्स का है कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ। कब हुआ था, 4 जून को हुआ था। क्या हुआ था इसमें, 2 जून को ये जो वीवर्स हैं अपने घरों से निकलते हैं और कॉन्ट्रैक्टर्स के मेंशंस की तरफ जाते हैं, ठीक है। डिमांड क्या थी, उनकी डिमांड थी भैया कि हमारी वेजेस को बढ़ाओ, है, आप हमसे काम ले रहे हो, आप हमको रॉ मटेरियल बनाने को देते हो, हम रॉ मटेरियल देते हो, हम आपको फिनिश गुड्स देते हैं, उसके बदले आप हमारी जो हमें पैसे देते हो ना हमको, आप वेजेस, वो वेजेस आप हमें कम दे रहे हो, उस वेजेस को इंक्रीज करो। तो व्हाट वाज द डिमांड, इंक्रीज वेजेस, इंक्रीज वेज, ये डिमांड थी। और जब ऐसा हुआ तो उसका आउटकम क्या निकला, आउटकम ये था कि भैया कॉन्ट्रैक्टर्स ये काम नहीं करते हैं, तो ये गुस्साए लोग, ये वीवर्स जाते हैं और उनके घरों को तोड़फोड़ करते हैं, विंडो पेन्स तोड़ दिया, कॉन्ट्रैक्टर्स घबरा जाते हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स ऑब्वियसली डर जाते हैं, इतनी बड़ी भीड़ होती है, कॉन्ट्रैक्टर्स वहां से भागते हैं, पास के गांव में जाते हैं, और पास के गांव में जाने के बाद वहां पर उनकी काफी टसल हो जाती है विलेजर्स से, जिसमें 11 पीजेंट्स को वीवर्स मारे जाते हैं। ठीक है ना, क्लियर हो गया, क्लियर है, क्लियर हो गया, चलो ओके। फोक डांसेस का नाम है बेटा, जो तुम बोल रहे हो ना, पोलोनाइज एंड माजरूका, ये फोक डांसेस का नाम है, वहां के लोकल डांसेस का नाम है ये, ठीक है ना, फोक डांसेस का नाम है ये। चलिए आगे आइए, नेक्स्ट। अब देखो यहां पर हम लोग मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां क्या होता है वो समझिए, रिवोल्ट ऑफ 1848, प्लीज गिव द हेडिंग, रिवोल्ट ऑफ 1848, रिवोल्ट ऑफ 1848, रिवोल्ट ऑफ 1848। अब देखो यहां पर क्या हुआ, आपने एक रिवोल्ट देख लिया था जो 1830 में हुआ था, हम एज ऑफ रिवॉल्यूशंस पढ़ रहे हैं, तो आपने देखा था 1838 में एक रिवोल्ट हुआ था। उस रिवोल्ट में क्या हुआ था, फ्रांस में अपहीवल हो गया था, ब्रुसेल्स अलग हो गया था, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हो गया, वो एक रिवोल्ट था। उसके बाद आपने सेलेसिया एपिसोड देखा है ना, जहां पर गरीबों का रिवोल्ट था, वीवर्स का रिवोल्ट था। तो आपने दोनों तरीके के रिवोल्ट देख लिए। 1848 का रिवोल्ट ये एक मिडिल क्लास का रिवोल्ट था, समझना क्या हुआ, दिस इज अ रिवोल्ट ऑफ मिडिल क्लास, ठीक है ना, ये है रिवोल्ट ऑफ मिडिल क्लास। इसको किसने किया था, एजुकेटेड मिडिल क्लास ने किया था, ठीक है, मिडिल क्लास जो कि एजुकेटेड थी उसने पर्टिकुलरली इस पर्टिकुलर रिवोल्ट को किया था। रिवोल्ट ऑफ 1848 मिडिल क्लास ने किया था, ये एजुकेटेड मिडिल क्लास था, ठीक है ना, ये एजुकेटेड मिडिल क्लास था। अब यहां पर हुआ क्या, ये एक तरह से रिवोल्ट बाय, हम किसको बोल सकते हैं,
देखो प्लीज इसको ऐसे लिख लो, रिवोल्ट ऑफ 1848 के बारे में दो चीज पहले याद रखो। पहली बेसिक, ये रिवोल्ट किसके द्वारा था? ये रिवोल्ट था मिडिल क्लास के द्वारा, मिडिल क्लास के द्वारा, जो कि एजुकेटेड मिडिल क्लास था उसके द्वारा रिवोल्ट था। साथ में हम ये कह सकते हैं कि दिस वाज द रिवोल्ट बाय द लिबरल्स, ठीक है ना, ये रिवोल्ट था बाय लिबरल्स, लिबरल्स ने इस रिवोल्ट को किया था। अब जब यहां रिवोल्ट हुआ तो हुआ क्या, प्लीज देखिए जरा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बना लीजिए फ्लो चार्ट, सिंपल भाषा में पता चल जाएगा कहानी आपको क्या थी। ठीक है बेटा, ठीक है, आपको क्लियर हो जाएगा कहानी यहां पर क्या थी। देखिए वाई रिवॉल्यूशन क्यों हुआ, पहला सवाल ये उठता है कि रिवॉल्यूशन सर हुआ क्यों। देखो ये रिवॉल्यूशन क्यों हुआ, रीजन था कि अब लोग जो है वो नेशन स्टेट की डिमांड करने लगे थे। नेशन स्टेट समझ रहे हो ना, कि लोग अपने आप को कल्चर से बाइंड करने लगे थे और अब वो लोग डिमांड करने, क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट। हमको क्या चाहिए, नेशन स्टेट चाहिए, क्लियर है, हमें क्या चाहिए, नेशन स्टेट चाहिए। ये इनका पहला यहां पर पॉइंट था कि भैया नेशन स्टेट बनाओ। वो जो नेशन स्टेट बने वो कैसा हो, वो जो नेशन स्टेट बनेगा वो कैसा होना चाहिए, वो नेशन स्टेट कैसा होना चाहिए। पॉइंट नंबर बी, प्लीज राइट, बी पॉइंट लिखिए, वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को मानता हो। लैग हो रहा है, समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है ना। इस नेशन स्टेट में पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल को एनफोर्स करना पड़ेगा। पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स, पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल इसमें क्या होंगे, एनफोर्स किए जाएंगे, पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल को एनफोर्स किया जाएगा, ठीक है। और जब इसमें पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स एनफोर्स हो जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, पॉइंट नंबर सी, यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, फ्रीडम देनी पड़ेगी। किसको, फ्रीडम, प्रेस और एसोसिएशन को, कि लोग अपने आप को फ्रीली एक्सप्रेस कर सकें। कैसे एक्सप्रेस करेंगे फ्रीली, फ्रीडम से, कैसे, प्रेस के थ्रू, प्रेस और दूसरा एसोसिएशन, प्रेस एंड एसोसिएशन, ठीक है। ये था 1848 के रिवोल्ट का रीजन। फिर सुन लो क्या है रिवोल्ट ऑफ 1848। अब आपने देख लिया गरीब तबके ने रिवोल्ट किया, सिलेसिया एपिसोड देखा आपने, गरीब लोगों का रिवोल्ट था। ऐसे ही आपने देखा 1830 का रिवोल्ट, वो अमीर लोगों का रिवोल्ट हो गया एक तरीके से, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस सब हुआ था। अब 1848 में मिडिल क्लास ने रिवोल्ट किया, लिबरल्स ने रिवोल्ट किया। क्या रिवोल्ट था इनका, इनकी डिमांड्स क्या थी, व्हाट वाज द रिवोल्ट, ये लोग कह रहे थे नेशन स्टेट बनाओ, यानी ऐसा स्टेट जहां पर लोग कल्चर से जुड़े हों। उस नेशन स्टेट के अंदर पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स को इन्फोर्स करना पड़ेगा, और जब पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स इन्फोर्स हो जाएंगे तो वहां पर लोगों को फ्रीडम दी जाएगी, फ्रीडम ऑफ प्रेस, कि वो कुछ भी चीजें एक्सप्रेस कर सकते हैं, प्रेस मतलब अखबारों में छप सकती है फ्रीली, लोगों को सही जानकारी मिलेगी, और एसोसिएशन, ग्रुप्स बना सकते हैं, लोग अपनी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस क्रिएट कर सकते हैं। ये चीज जो है कहा गया था, ये रिवोल्ट का बेस, ये इनकी डिमांड थी, ठीक है ना। एसोसिएशन मतलब ग्रुप बना सकते हैं। अब यहां पर क्या हुआ कि जर्मनी में बेसिकली यहां देखोगे 18 मई की दिन था, प्लीज राइट, प्लीज राइट। अब देखो जर्मनी में क्या हुआ था, यहां तक कहानी क्लियर हो रही है। रिवोल्ट किसके अगेंस्ट था, अरे भैया रिवोल्ट लिबरल्स का है ना, तो ऑब्वियसली कंजर्वेटिव्स के अगेंस्ट रिवोल्ट हो रहा है ना, सारे रिवोल्ट कंजर्वेटिव्स के अगेंस्ट हो रहे हैं ना। पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल मतलब जैसे पार्लियामेंट में जो लॉ चलते हैं, राइट रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, सबसे ऊपर कानून होना चाहिए, राजा ऊपर नहीं होगा, पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स, जो पार्लियामेंट में प्रिंसिपल्स लागू होते हैं, ठीक है ना। रिवोल्ट किसके अगेंस्ट था, कंजर्वेटिव्स के अगेंस्ट था बेटा, ठीक है, ठीक है। तो जर्मनी में क्या हुआ कि लोगों ने डिसाइड किया, जो मिडिल मैन है, जो मैंने बता रहा था अभी आपको, ये मिडिल मैन जो थे, है ना, लिबरल्स जो हैं, तो बेसिकली यहां पर क्या हुआ कि जो मिडिल मैन थे, जो मिडिल मैन था, ठीक है, और जो ये लिबरल्स थे, जो मिडिल मैन थे और जो ये लिबरल्स थे, इन लोगों ने डिसाइड किया, क्या, इन लोगों ने डिसाइड किया कि हम एक ऑल जर्मन नेशनल पार्टी बनाएंगे। क्या डिसाइड किया इन लोगों ने, कि हम लोग एक ऑल जर्मन नेशनल पार्टी बनाएंगे। ये इनकी लिबरल्स की और मिडिल मैन की डिमांड थी, ठीक है ना, ये इनकी और मिडिल मैन की डिमांड थी कि हम लोग एक ऑल जर्मन नेशनल असेंबली, नॉट पार्टी, हम लोग असेंबली बनाएंगे, ऑल जर्मन नेशनल असेंबली बनाएंगे। इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के लिए ये जितने भी लोग थे, दे बेसिकली 18 मई को ये लोग इकट्ठा होते हैं, ये लोग मार्च करते हैं, कहां पर, ये लोग जाते हैं फ्रैंकफर्ट में। फ्रैंकफर्ट बेसिकली जो है बेटा, फ्रैंकफर्ट जो है ये एक शहर का नाम है, यहां पर शहर का नाम है फ्रैंकफर्ट। फ्रैंकफर्ट में एक पार्लियामेंट बनता है, इसको हम लोग बोलते हैं फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, ठीक है ना। यहां पर एक पार्लियामेंट बनता है, इसको बोलते हैं फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, जर्मनी का पार्लियामेंट है ये, ठीक है ना। फ्रैंकफर्ट कहां पर है,
फ्रैंकफर्ट कहां पर है? जर्मनी में है ना? कहां पर है? जर्मनी में है। तो यहां पर क्या हुआ कि अब ये लिबरल्स हैं, याद करो जब हमने पार्ट 2 खत्म किया था ग्वासेपी मैज़नी पे, तो ग्वासेपी मैज़नी क्या था? इटालियन रिवॉल्यूशनरी था। वो क्या कह रहा था कि हमको डेमोक्रेसी लानी है, हमको कंजर्वेटिज्म खत्म करना है ना, और लिबरल्स एक नई क्लास बनती है। तो लिबरल्स का जो हम रिवोल्ट देखना था हमको कि कैसे वो रिवोल्ट होगा, अब वो आपको रिवोल्ट देखने को मिल रहा है फाइनली, कि जर्मनी के अंदर जो लिबरल्स थे और जो मिडिल मैन थे वो लोग क्या कर रहे थे, उन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग एक ऑल जर्मन नेशनल असेंबली फॉर्म करेंगे। इस पर्टिकुलर चीज के लिए 18 मई को वो लोग फ्रैंकफर्ट की तरफ, फ्रैंकफर्ट एक शहर है जर्मनी में, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट बनता है। जर्मनी के पार्लियामेंट को वो लोग फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कह रहे थे, ठीक है ना। ये लोग वहां जाते हैं और जब वहां जाते हैं तो ये लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग जर्मनी का बेटा एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। इन्होंने ड्राफ्ट किया 18 मई, इन्होंने क्या किया? इन्होंने ड्राफ्ट किया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। जर्मनी का कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया और इस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत यह कहा कि भैया जो मोनार्की है, जो राजा होगा, मोनार्की विल बी सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलेगी। अब नेशनल असेंबली ने ये बात कह दी, याद करो नेशनल असेंबली बनी थी, नेशनल असेंबली ने फ्रांस की। अब क्या हुआ? जर्मनी की बात कर रहे हैं हम लोग। तो जर्मनी में क्या हुआ? जर्मनी के लोगों ने डिसाइड किया कि हम ऑल जर्मन नेशनल पार्टी बनाएंगे, असेंबली बनाएंगे। 18 मई को ये लोग फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट जाते हैं, वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया होता है इन लोग ने जर्मनी का, और उस जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया, अब देखो अभी तक तुमने फ्रांस में देखा था जर्मनी था, अभी तक तुमने देखा था फ्रांस में नेशनल असेंबली बनी थी। अब हम जर्मनी की बात कर रहे हैं, ये फ्रांस की बात नहीं हो रही है, अब जर्मनी की बात हो रही है कि जर्मनी के लोगों ने भी डिसाइड किया कि भैया जैसे फ्रांस में नेशनल असेंबली आई है ना, वैसे ही अब नेशनल असेंबली जर्मनी में आनी चाहिए। तो जर्मन के लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग एक ऑल जर्मन नेशनल असेंबली बनाएंगे। फ्रांस में क्या बनी थी? नेशनल असेंबली, वो फ्रांस की थी। अब जर्मनी के लोग कह रहे हैं कि हमको ऑल जर्मन नेशनल असेंबली बनाना है। उस ऑल जर्मन नेशनल असेंबली को बनाने के लिए वो लोग गए फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट था जर्मनी का, और जर्मनी कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा था क्या कि मोनार्की जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलेगी, जैसे कि फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन में था। याद करो फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन में भी यही लिखा हुआ था कि मोनार्की जो है वो क्या चलेगी? वो चलेगी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। यही था ना कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की 9th में। अब यहां पर जर्मनी की बात भी यही हो गई कि मोनार्की जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलेगी, ये बोला गया। जब ऐसा कहा गया तो जर्मनी के राजा, जो जर्मनी का जब राजा बनाने बात आई, तो जर्मनी के राजा किसको बनाने की बात बोली गई? जर्मनी की राजा बनाने की बात बोली गई थी किंग ऑफ प्रशिया। जो प्रशिया का राजा था, प्रशिया का राजा कौन था? प्रशिया का राजा था फ्रेडरिक विल्हेम IV, फ्रेडरिक विल्हेम IV, ये था प्रशिया का राजा, ये किंग ऑफ प्रशिया था। अब जब फ्रेडरिक विल्हेम IV को क्या किया गया? क्राउन ऑफर किया। किसने किया क्राउन ऑफर? जर्मनी के लोगों ने, कि भैया आप हमारे क्या बन जाइए? आप हमारे राजा बन जाइए, ठीक है ना। तो यहां पर फ्रेडरिक विल्हेम IV ने क्या किया? उसने ऑफर को, क्राउन को रिजेक्ट कर दिया, ठीक है ना। फ्रेडरिक विल्हेम IV, व्हाट ही डिड इज रिजेक्टेड द क्राउन। उसने कहा हम क्राउन नहीं पहन लेंगे आपका, ये रिजेक्टेड क्राउन। क्यों? क्योंकि उसने कहा भाई पागल वागल समझ रखा है क्या? तुम्हारे यहां तो मोनार्की की कोई इज्जत ही नहीं है, मोनार्की जो है वो तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चलेगी, ये कौन सी बात है? मोनार्की तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चल रही है तुम्हारे यहां, ये कौन सी बात है? विल बी सब्जेक्ट टू मोनार्की। फ्रेडरिक विल्हेम IV ने कहा हमें नहीं चाहिए तुम्हारा क्राउन, ठीक है, उन्होंने कहा हमें नहीं चाहिए तुम्हारा क्राउन। समझ में आ रहा है? अब सर बच्चा कह रहा है सर रीस्टैग एंड फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट सेम। नहीं बेटा, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, फ्रैंकफर्ट अलग शहर का नाम है, रीस्टैग जर्मन के पार्लियामेंट को कहते थे रीस्टैग, लेकिन जो पार्लियामेंट फ्रैंकफर्ट सिटी के अंदर बनाया गया था उसको फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कहा जाता था, ठीक है ना, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ये चीज? तो भैया जब किंग ऑफ प्रशिया जो था फ्रेडरिक विल्हेम IV, जब उसको क्राउन ऑफर किया गया कि आप जर्मनी के राजा बन जाइए, है ना, तो उसने कहा, फ्रेडरिक विल्हेम IV ने कहा पागल वागल थोड़ी हूं, तुम लोग मोनार्की बनाओगे, हमको क्राउन दोगे, लेकिन कहोगे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम करो, हमको ये काम नहीं करना है। जब फ्रेडरिक विल्हेम IV ने मना कर दिया कि भैया हमको ये क्राउन नहीं चाहिए, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप राजा ने मना किया तो उसकी जगह क्या होगा, ठीक है ना। अब क्या होगा? जब उसने मना कर दिया तो सारी पावर जो है मिडिल क्लास के पास आ गई। जब उसने मना कर दिया तो ऑल पावर वेंट टू मिडिल क्लास, और जैसा आपने सुना,
अब जब सारी पावर जो है मिडिल क्लास पे चली गई, आपने सुना होगा एक बहुत ही फेमस सेइंग है, पावर करप्ट्स अ मैन एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली। अगर किसी व्यक्ति को आप पावर दे देंगे तो वो पावर जो है क्या होगा, वो आदमी अगर सारी पावर दे देंगे तो वो पावर को डिस्ट्रॉय, मतलब पावर का मिसयूज करेगा, ठीक है ना, और वो पूरी तरह करप्ट हो जाएगा। तो यही हुआ जब मिडिल क्लास, अभी तक ये मिडिल क्लास जो था ये रिवोल्ट कर रहा था 1848 में, लेकिन जब इसको क्या दिखा कि यार फ्रेडरिक विलियम फोन ने तो मना कर दिया, यानी राजा बना नहीं, हमारा हेड बना नहीं, तो सारी पावर किसके पास आ गई, मिडिल क्लास के पास। मिडिल क्लास ने क्या किया, मिडिल क्लास ने वीवर्स और इन सबको, जो लोअर तबके के लोग थे, वीवर्स, ये मिडिल क्लास है ना, वीवर्स क्या है, लोअर लोअर पीपल है, पुअर पीपल है ये, है ना, लेस इनके पास प्रिविलेजेस है ना। तो ये वीवर्स के अगेंस्ट, मतलब जो मिडिल क्लास था वो वीवर्स की बातें नहीं मान रहा था, ओवरलुकिंग द डिमांड्स ऑफ वीवर्स, जो ऑल पावर्स वेंट टू मिडिल क्लास। तो हुआ क्या, वीवर्स डिमांड्स वेयर नाउ ओवरलुक्ड, उनकी डिमांड को ओवरलुक कर दिया जाता था। जब उनकी डिमांड को ओवरलुक कर दिया गया, मिडिल क्लास एकदम बेलगाम हो गई, तो यहां पर क्या हुआ, मिलिट्री एंटर करती है, यहां पर क्या हुआ, मिलिट्री एंटर करती है। और जब मिलिट्री एंटर करती है तो मिलिट्री क्या करती है, डिसबैंड कर देती है नेशनल असेंबली को, कि भैया तुम बात तो मान रहे हो, डिसबैंड्स नेशनल असेंबली, डिसबैंड्स नेशनल असेंबली को वो डिसबैंड कर देती है, डिसबैंड्स नेशनल असेंबली। समझ में आ गया, ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो मिलिट्री का यहां डिमांड जो है, मिलिट्री डिसबैंड्स नेशनल असेंबली, ये बात समझ में आ गई। सारी पावर जब चली गई इनके हाथों में, तो पीजेंट्स का कोई ध्यान देने वाला नहीं था, अब मिडिल क्लास ज्यादा कुछ कंट्रोल कर नहीं पाता। तो हुआ क्या कि भैया जो मिलिट्री था प्लस जो एरिस्टोक्रेसी थी, ये पावरफुल हो रही थी, ठीक है ना, ये पावरफुल हो रही थी। और जो पार्लियामेंट था उसका प्रिंसिपल्स इरोड हो रहे थे, यानी पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स खत्म हो रहे थे। इस वजह से क्या हुआ, मिलिट्री ने उसका तख्ता पलट कर दिया, जैसे कि आए दिन पाकिस्तान में होता है, कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविजंस खत्म हो जाते हैं, इरोड हो जाते हैं, और वहां पर मिलिट्री टेक ओवर कर लेता है। पाकिस्तान में जैसे होता है वैसे ही यहां पर हुआ, मिडिल मैन के पास सारी पावर आ गई थी, लेकिन मिडिल मैन ढंग से नहीं चला पाया पूरे जर्मनी को, और वो वीवर्स की डिमांड्स को ओवरलुक करने लगे। वीवर्स एंड दी आर्टिसंस, आर्टिसन मतलब कौन हो गया, वही गरीब तबका का आदमी, वीवर्स, आर्टिसंस, वीवर्स, इन सब की डिमांड्स को कौन क्या करने लगे, मिडिल क्लास ओवरलुक करने लगा। इस वजह से यहां देखो धीमे धीमे क्या हुआ, पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स खत्म होने लगे। भाई पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स क्या होता है, पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स ये होते हैं कि मिडिल क्लास, इनकी बात सुननी चाहिए मिडिल क्लास को, लेकिन मिडिल क्लास ने इनकी बात नहीं सुनी, ठीक है ना। और यही मिलिट्री और एरिस्टोक्रेसी जो है इसलिए पावरफुल हो गया, और फाइनली मिलिट्री ने क्या किया, डिसबैंड कर दिया नेशनल असेंबली को, ठीक है ना, ठीक है ना। ये हो गया यहां पर पर्टिकुलर सिनारियो। अब बात आती है वुमेन की, वुमेन का क्या सिनारियो था यहां पर, ठीक है। वुमेन को बेटा एक सिंपल कहानी में याद रखना कि वुमेन को कोई भी यहां पर राइट्स नहीं दिए गए थे। वुमेन ने बहुत सारे पॉलिटिकल एसोसिएशंस फॉर्म किए, वुमेन ने बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल एसोसिएशन फॉर्म किए थे, ठीक है ना। वुमेन ने बहुत सारे यहां पर न्यूज़पेपर भी चलाए थे, ठीक है ना। इस पूरे जर्मन यूनिफिकेशन की, जर्मन के रिवोल्ट में, मतलब इस पूरे सिनारियो में अगर हम बात करें कि वुमेन का रोल क्या था, वुमेन का क्या सिनारियो था, ठीक है, इन दिस 1848 रिवॉल्यूशन, 1848 के रिवॉल्यूशन में वुमेन का क्या सिनारियो रहा। तो वुमेन ने बहुत सारा यहां पर कोशिश किया, उन्होंने बहुत सारे पॉलिटिकल एसोसिएशन बनाए, उन्होंने बहुत सारा न्यूज़पेपर बनाया, ठीक है ना। वो लोग बहुत ज्यादा पॉलिटिकल पोस्ट, पॉलिटिकल चीजों में वो लोग अटैच रहे, ठीक है ना। ठीक है, वो बहुत सारी पॉलिटिकल मीटिंग्स में पार्टिसिपेट करती थी वुमेन्स, ठीक है ना। पॉलिटिकल मीटिंग्स में पार्टिसिपेट करती थी वुमेन, पार्टिसिपेटेड। लेकिन इतना करने के बावजूद वुमेन को किसी प्रकार का यहां पर अधिकार नहीं मिला, ठीक है, वुमेन को किसी प्रकार का अधिकार यहां पर नहीं मिला। और वुमेन जो है वो अपना कोशिश कर रही थी कि हमको सारा अधिकार मिले, हमको भी दिया जाए, हमको भी दिया जाए, लेकिन इतना इसके बाद भी उनको ठेंगा दे दिया गया, उनको उनके राइट्स डिनाई कर दिए गए, ठीक है ना। आफ्टर ऑल दी एफर्ट्स,
आफ्टर ऑल द एफर्ट्स ऑफ वुमेन, they were denied their rights. They were denied their rights. उनके राइट्स को डिनाई कर दिया गया था, ठीक है। और उनको सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के अंदर की बात करेंगे तो पार्लियामेंट में उनको सिर्फ एक ऑब्जर्वर का दर्जा दिया गया। पार्लियामेंट में क्या हुआ, उनको सिर्फ ऑब्जर्वर का दर्जा दिया गया कि आप खाली पार्लियामेंट की बालकनी में जाके बैठ जाइए और चुपचाप वहां बैठ के आप पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स को देख सकते हैं, दैट्स इट, ठीक है ना। आप पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स को देख सकते हैं, दैट्स इट। सही समझ में आ गया? हाँ, खत्म कर रहे हैं, डोंट वरी, अमृता खत्म कर रहे हैं, जस्ट लास्ट की चीजें मैं रिकैप करा दूंगा, मैं बस रिकैप करा दूंगा आप लोगों को पूरा, ठीक है। कोई ब्रेक की जरूरत नहीं, मैं रिकैप खत्म होने वाला है। ये बात समझ में आ गया? वुमेन ने बहुत सारे पॉलिटिकल एसोसिएशन फॉर्म किए, न्यूज़पेपर बनाए, पॉलिटिकल मीटिंग्स अटेंड करी, लेकिन इतने मेहनत करने के बाद में उनको राइट्स नहीं मिले, उनके राइट्स उनको डिनाई कर दिए गए, ठेंगा दे दिया गया, ठीक है ना। क्या हुआ? ठेंगा नहीं मिला, और उनको पार्लियामेंट में कहा गया कि आप खाली ऊपर जाइए और ऑब्जर्वर स्टेट में बैठ जाए, ऑब्जर्वर की तरह बैठे रहिए, ठीक है। लेकिन इस पूरे सिनारियो में एक पर्टिकुलर चीज के साथ मैं आपको आज का लेक्चर एंड कर रहा हूं, और उसके बाद 2 क्वेश्चन आपको दूंगा। पहला चीज क्या था? पहला चीज ये, अब एक चीज समझ में ये आई कि राजाओं को समझ में ये आया, समझना ना, एक चीज समझ में आया कि ये एक साइकिल हो गई है, साइकिल ऑफ रिप्रेशन एंड सप्रेशन। ये एक बहुत बड़ा बदलाव के साथ मैं छोड़ के जा रहा हूं तुम लोगों को आज, ठीक है। क्या हुआ? एक साइकिल हो गई है रिप्रेशन एंड सप्रेशन की। कैसी? देखो यहां पर क्या हुआ, लिबरल्स थे, ठीक है, लिबरल्स थे, इधर कौन था? कंजर्वेटिव्स थे, ठीक है, इधर कौन था? कंजर्वेटिव्स थे। लिबरल्स यहां पर क्या कर रहे थे? इधर कंजर्वेटिव्स। कंजर्वेटिव्स में कौन थे? यहां पर कंजर्वेटिव्स में कौन कौन था? प्रशिया था, है ना, प्रशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, ये सारे कंट्री थे। अब जरा देखना मैं क्या बोल रहा हूं। अब मैं तुमसे ये बोल रहा हूं कि यहां पर हो क्या रहा था? हो ये रहा था सर कि जो लिबरल्स हैं वो क्या करते थे? वो लोग करते थे रिवोल्ट, करते थे रिवोल्ट, और जो कंजर्वेटिव्स हैं वो क्या करते थे? वो लोग कर देते थे सप्रेस, मतलब वो उस रिवोल्ट को दबा देते थे। ये एक साइकिल चलती जा रही थी, ये कंजर्वेटिव्स ने रियलाइज किया। कंजर्वेटिव्स ने देखा कि यार ये क्या हो रहा है, लिबरल्स जो है वो रिवोल्ट करते हैं और हम लोग उसको दबा देते हैं, फिर लिबरल्स रिवोल्ट कर रहे हैं, फिर हम लोग दबा रहे हैं, यही तो हो रहा है भाई। देखो 1830 में हुआ, इस रिवोल्ट के साथ क्या हुआ? देखो रिवोल्ट की लड़ी, देखो रिवोल्ट हुआ 1830 में, क्या क्या उसमें हुआ? फ्रांस में अपीवल हुआ, है ना, ब्रुसेल्स अलग हो गया, है ना, ग्रीस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हो गया, है ना, फिर 1830 में आर्चशिप्स आ गई, है ना, 1845 में सेलेसिया एपिसोड हो गया, है ना, फिर 1848 में लिबरल्स के द्वारा रिवोल्ट हुआ, है ना, उस लिबरल्स का रिवोल्ट में कितना कुछ हुआ। मतलब एक लड़ी चली जा रही है, एक लड़ी चली जा रही है जहां पर लिबरल्स जो है या ये वाला क्लास जो है वो रिवोल्ट कर रहा है और हम लोग जो है वो सप्रेस कर रहे हैं। इस वजह से कंजर्वेटिव्स के दिमाग में एक बात गई कि यार ये कब तक चलेगा, ये साइकिल ऑफ सप्रेशन एंड रिप्रेशन कब तक चलेगी। ऐसा ना हो कि एक टाइम ऐसा आए कि ये लोग हमारा तख्ता पलट कर दें, क्योंकि देखो इनके दिमाग में फ्रांस का डर था वो अभी बैठा हुआ था। इनको याद आया कि फ्रांस में भी यही हुआ था, लोगों ने बार बार रिवोल्ट कर करके फ्रांस की गद्दी मोनार्की खत्म कर दी थी। तो इन कंजर्वेटिव कंट्री को ये लगा, इन कंजर्वेटिव कंट्री के राजाओं को ये लगा कि यार ऐसा ना हो, इन कंजर्वेटिव कंट्री के राजाओं को यह लगा कि ऐसा ना हो कि कई लिबरल्स हमको भी उखाड़ फेंके। तो यहां की मोनार्कीज डर गई, तो मोनार्कीज ने सोचा क्यों ना एक काम करें हम लोग कि हम लोग इन लिबरल्स के साथ मिल जाएं और ये लोग जो चाह रहे हैं उनकी हम लोग बातों को सुन लें। उससे क्या होगा, अपनी गद्दी बची रहेगी और हम लोगों को कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग जब इनसे मिल जाएंगे, इनकी डिमांड को मान लेंगे, तो फिर भैया ये लोग हमारे खिलाफ रिवोल्ट नहीं करेंगे। वरना ये कब तक चलेगा कि ये लोग रिवोल्ट करेंगे, हम सप्रेस करेंगे, रिवोल्ट करेंगे, सप्रेस करेंगे। ये साइकिल चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है। इसलिए नाउ कंजर्वेटिव्स जो थे, कंजर्वेटिव्स नाउ इन फियर, अब उनको डर लगने लगा, नाउ इन फियर कि यार अब क्या होगा। दैट इज वाई क्या हुआ, ये कंजर्वेटिव्स कहते हैं ठीक है हम लोग क्या करेंगे, फुलफिल द डिमांड्स ऑफ, ठीक है, लिसन या फुलफिल की जगह लिख दो दे वर रेडी। क्या हुआ? ओहो, क्या हुआ? रेडी टू, या अभी इस चीज को मत लिखो, ठीक है, नाउ इन फियर। अब ये सब लोग जो है वो फियर में आ गए
कि यार अब क्या होगा, ये लोग फियर में आ गए। और इनके फियर में आने से क्या हुआ, इनके फियर में आने से ये हुआ कि या इनको लगा कि ऐसा ना हो कि ये लोग हमारा तख्ता पलट कर दे। इसीलिए अब आप देखोगे, याद करो, मेकिंग ऑफ जर्मनी, मेकिंग ऑफ इटली, स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन, जो प्रैप कंट्रीज थे वहां पर क्या हुआ, अब वहां पर देश बनने लग गया, प्रैप कंट्रीज, है ना, प्रशिया। अब आप देखोगे नेक्स्ट लेक्चर, प्रशिया में ही क्या हुआ, प्रशिया में ही, प्रशिया जो है वो हेल्प करेगा जर्मनी के फॉर्मेशन की। ये जर्मनी है ना, ये जर्मनी है ना, अब प्रशिया ही यहां पर क्या करेगा, हेल्प करेगा किसकी, फॉर्मेशन की। तो बेसिकली अब यहां पर ये सिनारियो बनेगा जहां पर आप इन दी नेक्स्ट क्लास आप देखोगे कि प्रशिया हेल्प करता है जर्मनी का। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, यहां तक बात समझ में आ गई। अब 2 क्वेश्चन दे रहा हूं जो अगली क्लास में काम आएंगे आपको, भले ही मैंने वो डीएचए के अंदर दे दिया होगा, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस डीएचए में गए होंगे, लेकिन उसको रखे रहना, उसको लगाने की जरूरत नहीं है, उस पर डाउट मत पूछना कि आप सर ने, आपने सर बताया नहीं। रिकैप करा रहा हूं बेटा, रिकैप करा रहा हूं, रुक जाओ, अब आपके सामने मैं रिकैप करा दूंगा, डोंट वरी। लेकिन उससे पहले मैं तुमको ये बता के जा रहा हूं कि अगली डीएचए में जो कुछ क्वेश्चंस होंगे वो मेकिंग ऑफ जर्मनी और इटली के लिए होंगे। उस पर डाउट मत पूछना कि सर ये तो पढ़ाया ही नहीं, वो जानबूझ के दिए गए हैं ताकि तुम लोग उन क्वेश्चंस को पहले से देख लो, और जब मैं नेक्स्ट क्लास दूंगा तो नेक्स्ट क्लास में आप उन डीएचएस को लगाइएगा, उस तब को उसको टेकअप करिएगा। हालांकि मैं आपको सोल्यूशन जो कल डीएचए का मिलेगा उसमें पूरा ये आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। अब अगला क्लास जो क्वेश्चन है आपकी, पहला सवाल जो आपके 1 करोड़ रुपए के लिए है, 1 करोड़ रुपए के लिए सवाल तैयार हो। पहला सवाल 1 करोड़ रुपए के लिए, अगला सवाल 1 करोड़ रुपए के लिए, तो 2 करोड़ के सवाल हो जाएंगे। तैयार हो, तैयार हो कि नहीं तैयार हो, क्लियर, आर यू रेडी, रेडी। अरे पैसे चाहिए कि नहीं चाहिए भाई, पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए, है जी, चाहिए ना, चलो आ जाओ। चलो देखो, पहला सवाल 1 करोड़ रुपए के लिए ऑन योर कंप्यूटर स्क्रीन नाउ। देखो बेटा, ये है आपका एक ओपी क्वेश्चन। ओपी क्वेश्चन क्या कह रहा है, हु वाज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द जर्मन यूनिफिकेशन। जर्मन यूनिफिकेशन का चीफ आर्किटेक्ट कौन था, ये है आपका 1 करोड़ रुपए का सवाल। जो सही जवाब देगा उसको मिलेगा 1 करोड़ रुपए, ठीक है। तो बताओ, ओपी क्वेश्चन है ये, हु वाज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन, ए केसर विलियम वन, बी ऑटो वन बिस्मार्क, सी ग्वेसिपी मैजिनी, या डी नहीं आता हमें, हम निकम्मे हैं सर। हाँ जी, नहीं आता हमें, हम निकम्मे हैं सर। बता दीजिए, किसी को आ रहा है इसका आंसर, किसी को उसका आंसर आ रहा है, ओपी क्वेश्चन का आंसर किसी को आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बता दो जरा, ओपी क्वेश्चन का आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यस। यस प्लीज, क्या है आंसर, बहुत सारे लोग आंसर दे रहे हैं। देखो चलो, इसका आंसर है, करेक्ट आंसर है, हु वाज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ जर्मन एम्पायर, करेक्ट आंसर है बेटा, करेक्ट आंसर है चीफ आर्किटेक्ट ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन। कौन है चीफ आर्किटेक्ट जर्मन यूनिफिकेशन का, बी ऑटो वन बिस्मार्क, बी ऑटो वन बिस्मार्क इज द करेक्ट आंसर। आपको मिलते हैं बेटा 1 करोड़ रुपए, और जाओ बेटा जहां से मिले वहां से ले लो, जहां से मिले वहां से ले लो। मैंने थोड़ी कहा था कि मैं दूंगा, मैंने तो ये कहा था कि 1 करोड़ का सवाल है। मैंने ये थोड़ी कहा था कि मैं दूंगा। मैंने ये नहीं कहा था कि मैं दूंगा, ठीक है। क्लियर है, चलो दूसरा सवाल पे आ जाओ। चलो अगला सवाल, तैयार हो, हैंडल कर लोगे, ये तो एक ओपी क्वेश्चन हो गया। अब अगला सवाल पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर कंप्यूटर स्क्रीन नाउ। बेटा ये ब्राउन मुंडे क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है ये, ब्राउन मुंडे क्वेश्चन। चलो ब्राउन मुंडे क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ब्राउन मुंडे क्वेश्चन कह रहा है, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ इटली वाज ऑन, इटली के यूनिफिकेशन की जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है
वो किसके ऊपर थी? ए ग्वेसिपी मैजिनी, बी विक्टर इमैनुअल टू, सी काउंट केवॉर, या डी मैं और मेरा दोस्त गधे हैं सर जी। क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा इसका आंसर? हाँ जी, क्या आंसर है? ए, बी? समझ में नहीं आ रहा है। इसका करेक्ट आंसर है बी विक्टर इमैनुअल टू। ठीक है बेटा, तो आपको मिलते हैं 1 करोड़ रुपए और बेटा जहां से मिले वहां से ले लो जाके। भाई मैंने तो नहीं कहा था कि मैं दूंगा, है ना। तो ये ब्राउन मुंडा क्वेश्चन थे, ये ब्राउन मुंडे क्वेश्चन है। इससे पहले वाला ओपी क्वेश्चन था, इससे पहले वाला ओपी क्वेश्चन था। तो इन दो क्वेश्चंस को हम लोग अब अगले क्लास में डील करने वाले हैं। आपको मैंने अभी से बता दिया कैसे इसका आंसर बी है, और इसके पहले वाले का आंसर किस तरीके से यहां पर बी है उसको हम लोग देखेंगे। किसी का आंसर डी था क्या? किस किस का आंसर डी था? मुझे डी वाले बता दो पहले। डी वाले कौन कौन है? डी वाले कौन कौन है? डी वाले, डी, डी है कोई? डी नहीं आता हमें, हम निकम्मे हैं। ये आता है किसी को? मैं और मेरा दोस्त गधे हैं सर जी, मैं और मेरा दोस्त गधे हैं सर जी, ये आता है किसी को? किसी का आंसर डी था क्या? मैं और मेरे दोस्त गधे हैं, सब डी हो गए क्या? चलो बेटा ठीक है। तो ब्राउन मुंडे क्वेश्चन कैसा लगा? ब्राउन मुंडे क्वेश्चन कैसा था? ब्राउन मुंडे सबका डी। सब लोग डी कहने लगे। तो ब्राउन मुंडे क्वेश्चन कैसा है? हाँ जी, अगर ब्राउन मुंडे क्वेश्चन मजा आ गया होगा तो फायर बना के दो। फायर, फायर चाहिए मुझे। पूरे चैट में आग लगा दो, आग, पूरे चैट में आग लग जानी चाहिए बेटा, आग, चैट में आग लग जानी चाहिए। चलो ठीक है, मिलते हैं अपनी क्लास में बेटा। अब लेट्स मीट इन दी नेक्स्ट क्लास। ठीक है, अगली क्लास में बेटा हम लोग यहां से, आज भी देखो ये चीजें मिस हो गई। आज जो है ये वाला पोर्शन नहीं हो पाया, तो इससे हम फिर से इसको मिटा देते हैं। क्या करें यार, तुम लोग ना इतना डाउट पूछ लेते हो। देखो ये वाला हटा देते हैं आज भी। मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली आज भी नहीं हो पाया बेटा, ये अब नेक्स्ट क्लास में होगा। और मैं क्या करूंगा ना बेटा, एक बार बताओ, क्या मैं तुम लोगों को इसका लिखा लिखाया आंसर दे दूं? मैं तुम लोगों को इसका लिखा लिखाया आंसर दे दूं? बताओ, इसका लिखा लिखाया आंसर दे दूं तुम लोगों को? जैसे तुम लोगों को लिखना है एकदम एग्जाम के अंदर, तुम लोगों को एकदम वैसे ही आंसर दे दूंगा। ठीक है, तो अगली क्लास में आपको लिखे लिखाए आंसर के साथ मैं आपको मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली समझाऊंगा, स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन समझा दूंगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, नेक्स्ट, ओके। तो मिलते हैं अपनी अगली क्लास में बेटा। लेट्स मीट इन दी नेक्स्ट क्लास। दैट्स ऑल फॉर टुडे। पढ़ाई करते रहो, मेहनत करते रहो। हैव अ वेरी वेरी गुड डे।